आ गया सिस्टम बैच में नया चैप्टर आ चुका है। वो कौन सा चैप्टर है भाई मेरे? वो चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स नाम में ही इतना जोर है कि उस जोर को अपन तोड़ेंगे। एकदम आसान सा चैप्टर है, एकदम मक्खन सा चैप्टर है। 4 पार्ट डेरिवेशन है, वो भी एकदम मस्के में है। जहाँ प्रोसेसेस आती है वहाँ से डेरिवेशन है, और कोई डेरिवेशन नहीं है। तो आप एकदम मस्के से लेके जाएंगे और अच्छे से हर एक चीज, हर एक टॉपिक अपन अच्छे से कवर करके लेंगे। तो फिर आपको क्या करना है? आपको पेज नंबर बुक का खोलना है, चैप्टर नंबर 4 खोलना है, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स खोलो चैप्टर, पेज फिजिक्स का क्लास 12 HSC बोर्ड के लिए। ये आज हम लोग 1 शॉट में खत्म करेंगे, 1 शॉट में एकदम डिटेल में लेके जाएंगे। पहले हम लोग बेसिक बताएंगे, फिर ही जाके अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नहीं तो नहीं स्टार्ट करेंगे। हम लोग थर्मो क्या होता है, डायनेमिक्स क्या होते हैं, वहां से लेके जाएंगे और आपको पूरा प्रोसेसर तक लेके जाएंगे, पूरा कार्नोट इंजन तक आपके भेजे में घुसा देंगे। ये मेरा गारंटी है। आज के पूरे चैप्टर में और मस्के से लेके जाएंगे, भले 1.5-2 घंटे का क्यों ना हो जाए या 2.5-3 घंटे का क्यों ना हो जाए, पर आज खत्म करना है, हमको करना है। तो आप बुक खोलो, पेन खोलो, जो जो मैं लिखा रहा हूँ उतना नोट्स बनाओ, और मैं आपको साइड बाय साइड साथ साथ में डीपीपी के क्वेश्चन दूंगा, कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो आप ट्राई करते रहना। बीच बीच में ही दूंगा, एंड में तो दूंगा ही, और बीच बीच में जो पढ़ाऊंगा उसके रिलेटेड जो बोर्ड में आ चुका है उसके हिसाब से थोड़े बहुत क्वेश्चन दूंगा, ताकि आपका प्रैक्टिस एकदम पावर हो जाए। आपका प्रैक्टिस इतना अच्छा होना चाहिए कि जितना देख के क्वेश्चन को समझना चाहिए कि उसका लास्ट का आंसर कितना आने वाला है, तो उस हिसाब से पढ़ेंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल सीरीज भी चाहिए तो न्यूमेरिकल सीरीज भी आएगा। पहले हम लोग सारा फिजिक्स केमिस्ट्री का पूरा थ्योरी खत्म करेंगे, फिर यहाँ पे हम न्यूमेरिकल्स में आएंगे। तो अपन शुरू करते हैं आज अपना थर्मोडायनेमिक्स। पहले मैं देख ले तो कैमरा चल रहा है कि नहीं अच्छे से। चलो एकदम मक्खन से कैमरा चल रहा है। तो अपन क्या करेंगे? थर्मोडायनेमिक्स, नाम में ही इतना वजन है तो मतलब क्या होगा? ये थर्मोडायनेमिक्स 2 वर्ड से मिलके बना है, 2 वर्ड से मिलके बना है। क्या सर? थर्मो मतलब होता है हीट। हीट माने गरम, कुछ जल रहा है। जो आप पढ़ लिख के जो भी आपके जितने भी फ्रेंड्स लोग को जलाओगे, जब बोर्ड में आप टॉप करोगे, वो जलेंगे दोस्त लोग आपके, तो उसको बोलेंगे थर्मो मतलब हीट। समझा गया? और डायनेमिक्स मतलब मोशन, मतलब मैं एक लाइन में चल रहा हूँ, कोई गाड़ी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ये गाड़ी है समझो, वो कोई स्ट्रेट पाथ में चल रहा है तो वो मोशन कर रहा है। मतलब कोई भी मोशन, कोई भी चीज मोशन हो रही है या कोई भी चीज पाथ चल रहा है, फॉलोड हो रहा है, इसको बोलेंगे मोशन। तो डायनेमिक्स माने मोशन। तो अपन हीट इज इन मोशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? जब हीट है, जो आग है आपके अंदर का, वो अपन मोशन जब होगा तो क्या पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत कुछ है। अपन जो जो इम्पोर्टेंट है वो तो लेना ही है, जो जो नहीं इम्पोर्टेंट है वो भी लेना है। क्या पता एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे आप लोग। तो अपन अभी लिखते हैं सब चीज। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? अपने हिसाब से हीट इज इन मोशन। तो अपन क्या करेंगे? पहले थर्मोडायनेमिक का डेफिनेशन बुक में क्या दिया है वो लिखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स मतलब होता है, इसका माने हीट और इसका मतलब मोशन। नोट्स बनाते चलो, जो भी बोल रहा हूं मैं, आप नोट्स बनाओगे तो आपको और अच्छे से समझेगा। तो क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक्स में क्या बुक में दिया गया है? थर्मोडायनेमिक्स डील विथ। अब जो वर्ड बोलूंगा उसको ध्यान से सोचना, समझना, और मैं क्या बताऊंगा वो भी समझना। थर्मोडायनेमिक्स डील विथ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। Thermodynamics deal with microscopic properties of gas। भाई ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होता है बताता हूँ, कोई बात नहीं। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज मतलब होता है किसी टेम्परेचर, जिसका प्रेशर, कितना वॉल्यूम, उसको बोलेंगे अपन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। समझा गया?
क्या बोलेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एटसेट्रा वाली चीजें। थर्मोडायनेमिक डील विथ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या हो सकते हैं आपके, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, गैस वॉल्यूम हो गया, कुछ भी एटसेट्रा एटसेट्रा चीजें जो होंगी उसको बोलेंगे थर्मोडायनेमिक। अब भी आपका ये लर्न होना चाहिए, लर्न करो फिर ही अपन आगे जाएंगे। क्या होगा, थर्मोडायनेमिक क्या करेगा, डील करेगा, किससे करेगा, थर्मोडायनेमिक किससे, तो डील करेगा, मतलब अपना सौदा करेगा, किसके साथ, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। कोई सोते रहोगे आप, किसी ने उठाया, मैंने उठा के आपको बोल दिया व्हाट इज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, आपके दिमाग में तुरंत क्लियर होना चाहिए, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। समझा क्या, आई होप सो आपको ये समझा होगा। अभी अपन थोड़े आगे जाएंगे। फिर थर्मोडायनेमिक्स के बाद आता है अपना थर्मल इक्विलिब्रियम। कभी आपने सोचा है कोई बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम कब होती है, कोई बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम कब होती है, जब उसका कुछ चीज कांस्टेंट होता है या उसका वैल्यू कुछ जीरो होता है, तब अपन बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। इसका बुक में क्या डेफिनेशन दिया है उस हिसाब से अपन पढ़ने वाले हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब when the macroscopic properties of gas remain constant throughout the system, when the macroscopic properties of gas remains constant throughout the system, then the system is said to be in thermal equilibrium. लिखता हूँ, आई नो दैट आपको समझेगा नहीं मैंने जो बोला, आपको तो सुनना है और लिखना नहीं है, मेरे को पता है, बट आप लिखो मैं जो बोल रहा हूँ, आपका अभी लर्न होना चाहिए। क्या बोला मैंने, when the मैक्रो, वापस से बढ़ा है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट throughout the system is said to be in thermal equilibrium, is said to be thermal equilibrium। समझा क्या, मतलब जो भी प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होते हैं, अगर वो कांस्टेंट हो जाए, वही रुक जाए, जीरो हो जाए, तो उसको अपन बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। लर्न करो अब भी। When the macroscopic properties of gas remain constant throughout the system is said to be in thermal equilibrium। साथ में बोलो भाई, साथ में बोलो मेरे साथ बोलो। When the macroscopic properties of gas remain constant throughout the system is said to be in thermal equilibrium। बोला क्या, when the macroscopic properties, बोलो, is said to be in thermal equilibrium। When the macroscopic properties of system when the macroscopic properties of gas remain constant throughout the system, then the जो सिस्टम होगा उसको set to be in thermal equilibrium। जो अपना नाम है सिस्टम बैच, इसमें सिस्टम आ रहा है तो आपको याद में ही आना होता है, बस इसमें ई और यू का फर्क है अपने सिस्टम में। समझा क्या, अभी आगे के टॉपिक में जाएंगे तो आपको अपने आप ही समझ जाएगा। फिर आता है अपना टॉपिक में जीरोथ लॉ, जीरो वाला लॉ, जीरो भी पढ़ना पड़ेगा। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक भी पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ भी पढ़ेंगे, सेकंड लॉ भी पढ़ेंगे। तो अपन क्या पढ़ेंगे, पहले जीरोथ लॉ, जीरो से बेसिक से जा रहे तो जीरो तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना मेरी जान। क्या बोला मैंने, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उसमें पहले डायग्राम बना के समझाऊंगा, फिर मैं लिखाऊंगा, तब आपको आप खुद ही जब डायग्राम बताऊंगा तब आप खुद ही समझ जाओगे। समझो, तीन सिस्टम में हमारे जैसा 1 2 3, समझो ABC, समझा क्या, ये तीन सिस्टम है। क्या तीन सिस्टम है, ध्यान से सोचो। हाँ, जो बोल रहा हूं अभी ध्यान से विजुअलाइज करो, विजुअलाइज। व्हेन जब ए और बी है अपना थर्मल इक्विलिब्रियम रहेंगे, मतलब ए और बी जो रहेंगे उसका मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैस रहेगा ना, सिस्टम कांस्टेंट रहेगा। तो फिर अगर ये और ये थर्मल इक्विलिब्रियम रहेंगे तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। बस ये बताएं, इफ ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर and then A and C are in thermal equilibrium, A and B are thermal equilibrium with each other, and then
थर्ड बॉडी सी इज ऑल्सो थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। मैं लिखाता हूँ फिर आपको समझेगा। क्या बोला मैंने? इफ टू बॉडीज, पहले लिखो, इफ टू बॉडीज ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, देन थर्ड बॉडी सी इज ऑल्सो थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए एंड बी। बस, अगर ये ए बी से थर्मल इक्विलिब्रियम है और बी सी से थर्मल इक्विलिब्रियम है तो ए सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा ना एक दूसरे से, तो वही बताया है और कुछ नहीं है। मैं लिखाता हूँ आपको यार, डस्टर रुको, डस्टर नहीं कपड़ा, कपड़े से पोछेंगे हम लोग। क्या लिखा मैंने? इफ टू बॉडीज, बोलते चलो, इफ टू बॉडीज, बोलो, इफ टू बॉडीज ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जिसका मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ कांस्टेंट होता है। व्हेन इफ टू बॉडीज ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम with each other, if A and B are in thermal equilibrium with each other, then with thermal equilibrium with body C, if A and B are in thermal equilibrium with body C, then A and B are in thermal equilibrium with each other। क्या बोला मैंने? वापस बताता हूँ, चलो। डेफिनेशन से ही समझ जाना चाहिए आपको। अगर तीन है क्या, ए बी और सी, ए है, बी है और सी है। क्या बोला मैंने? इफ टू बॉडीज ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी, ये और ये थर्मल इक्विलिब्रियम है बॉडी सी से, ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम बॉडी है सी से, तो फिर ए एंड बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएंगे, एक थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएंगे एक दूसरे से। समझा क्या? जब ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम है सी के साथ तो ए बी भी हो जाएंगे ना मेरी जान। तो समझ भाई मेरे, ए इससे थर्मल इक्विलिब्रियम ए और बी सी से, तो ए बी भी अपने आप में ही थर्मल इक्विलिब्रियम भी हो जाएंगे। आई होप सो आपको समझा होगा। ये डेफिनेशन अभी लर्न करते हैं। चलो, मेरे को ऐसा पढ़ाना है कि साथ साथ में आपका लर्निंग वर्क हो जाए। अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा स्टॉप कर दो वीडियो, पहले लर्न करो फिर बाद में चलो, क्योंकि बाद में आपको सिर्फ रिवीजन की जरूरत होगी और कुछ नहीं। तो इसलिए बोल रहा हूँ पढ़ो साथ साथ में। क्या बोला मैंने? इफ टू बॉडीज ए एंड बी, देखो, इफ टू बॉडीज ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी, if A and B are in thermal equilibrium with body C, then A and B are in thermal equilibrium with each other। बस ये समझ के पढ़ो। देखा क्या? आप क्या करो, अभी इसको स्क्रीनशॉट मार लो। मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ। नहीं तो आपको एक इंटरनल एनर्जी वाला भी बता देता हूँ, आगे जाके यूज होने वाला है। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? अपने अंदर का एनर्जी, कैसा होता है। अगर हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, समझो मैं अगर इसको मार रहा हूँ, ऐसा मार रहा हूँ, बोर्ड को मार रहा हूँ, समझो बोर्ड को मार रहा हूँ, तो मैंने एक काइनेटिक एनर्जी किया, हाँ क्या, और फिर कुछ अपने अंदर से मार रहा हो तो वो पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो उसको ही बोलेंगे इंटरनल एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसको बोलेंगे अपन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी। क्या बोला मैंने? काइनेटिक एनर्जी तीन लोगों से मिलके बनता है। एक काइनेटिक एनर्जी से मिलकर बनता है, एक पोटेंशियल एनर्जी से मिलकर बनता है, और एक इंटरनल एनर्जी से, वाइब्रेशनल एनर्जी से मिलता है। वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होता है? जो ऐसे ऐसे हिलता है अपने आप में। अगर आप फोन पर साइलेंट करते हो, फोन आप वाइब्रेट करते हो तो कैसा बचता है, थोड़ा थोड़ा ऐसे हिलता है अंदर से। आप जरा जहाँ पे आप रखोगे ना वो उस सरफेस को आप थोड़ा टच करना, ऐसा लगेगा आपको वाइब्रेट हो रहा है। ट्राई करके देखना, आप जरा वाइब्रेट कर लो, जरा अलार्म विलार्म लगा के वाइब्रेट में दबा दो, आप फील करोगे वो वाइब्रेशन। समझा क्या? काइनेटिक एनर्जी जो अपन करते हैं बाहर, आउटसाइड जो मतलब जो एक्सटर्नल चीजें जो भी मैं कर रहा हूँ उसको काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। पोटेंशियल एनर्जी, जो मेरे अंदर से जो आग निकल रहा है उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, और वाइब्रेशनल एनर्जी जो हिल रहा है। बस ये तीनों हो गया। आप स्क्रीनशॉट मारो, आप, मैं देखता हूँ तब तक चल रहा है कि नहीं कैमरा। चलो कैमरा भी अच्छे से चल रहा है। मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम।
फ्रीडम जो अपन ने 1947 को पाया गया है, विथ ऑल कंट्रीज आर इंडिया इज द बेस्ट, इसलिए अपन ने पाया था। तो उस फ्रीडम में अपन आज पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये साइंटिफिक डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो पहले मैं रफ कर लेता हूँ। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट मारा होगा, नहीं मारा तो आपको लिखना है, लर्न करना है साथ साथ में मेरी जान, लर्न करते चलो। क्या आएगा अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम। पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखा के देता हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाँ क्या लिखा है मैंने, डिग्री ऑफ फ्रीडम। इट इज अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल, क्या बोला, इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, it is the number of individual term in the expression of kinetic energy. It is the number of individual in the expression in kinetic energy. क्या बोला, कुछ नहीं समझा। आई नो दैट, तो मैं इसी के लिए तो हूँ, समझाने के लिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो क्या बोला गया, इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल टर्म, किसी इंडिविजुअल टर्म का, और उसका एक्सप्रेशन होगा काइनेटिक एनर्जी के जैसा। तो पहले अपन 3 इसमें टाइप आएगा, पहले आएगा मोनो एटॉमिक लेंगे, फिर अपन डाई एटॉमिक लेंगे, फिर ट्राई एटॉमिक लेंगे। क्या लेंगे अपन, थर्मोडायनेमिक में गैसेस से डील करने वाले, इसलिए अपन पहले मोनो एटॉमिक गैसेस लेंगे। मोनो एटॉमिक गैसेस, मोनो एटॉमिक गैसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है वो याद में रखना है, आपके भेजे में घुसा देना है, एग्जाम में डायरेक्ट फिलअप आता है आपको। व्हाट इज द मोनो एटॉमिक गैसेस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्या होगा आप बताओ। तो इसमें अपन इसका मोनो एटॉमिक गैसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3, क्या होगा 3, समझा क्या, इसका 3 होगा। और मोनो एटॉमिक मतलब किसी सिंगल, मतलब जैसे सिंगल एलिमेंट कैसा हो गया, नियन हो गया, आयरन हो गया, वो फेकर हो गया, निकल हो गया, एटसेट्रा। जितने भी एलिमेंट जब सिंगल फॉर्म में आते हैं, आपके और मेरे जैसे सिंगल फॉर्म में आएंगे, उसको बोलेंगे अपन मोनो एटॉमिक गैसेस। अब आते हैं अपन डाई एटॉमिक गैसेस। डाई एटॉमिक गैसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम दिमाग में भेजे में घुसा दो आप, क्या होता है, 5 होता है, समझा क्या। इसमें जैसे H2, F2, N2 एटसेट्रा। अब मैं ये 3 और 5 कैसे बता रहा हूँ, देखो एक बार मैं बता देता हूँ आपको। हाफ mvx² प्लस हाफ mvy² प्लस हाफ mvz² प्लस हाफ, ऐसा में ऐसा तीनों का होगा तो 3, इसका हाफ तीनों आएंगे, और प्लस इंटरनल एनर्जी का हाफ I⍵² प्लस हाफ, ऐसा ऐसा आएगा। इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर निकाल दे रहा हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉन्सेप्ट। तो आपको एग्जाम में ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना हो, इसके लिए मैंने आपको एकदम थोड़ा सा मैंने वो उस हिसाब से बताया कि ताकि आपको एग्जाम में देखते ही समझ जाएगा मोनो एटॉमिक का क्या होगा और डाई एटॉमिक का क्या होगा। क्या तो आपको ये दे देंगे, नियॉन दे देंगे, आपको बोलेंगे इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, फिर आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए नियॉन किस में आता है, ये मोनो एटॉमिक में आता है। मोनो एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 3 होता है। तो वही मोनो एटॉमिक का, मोनो हो गया, डाई हो गया, ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक का होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, 5, 3, और ट्राई में हो गया NH3 हो गया, अमोनिया हो गया, NH3 हो गया, और भी ले सकते हैं अपन, CO3 हो गया, एटसेट्रा, कुछ भी ले सकते हैं। जो भी अपन 3 टाइम में लेंगे उसको बोलेंगे। जैसे NH होता है, फिर NH3 लिया, इसलिए 3 टाइम्स लिया, इसलिए अपन ने ट्राई एटॉमिक गैस बोलेंगे। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 6 होता है, याद में रखना है। चलो अब इसको भी लर्न करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। पहला अपन डेफिनेशन, इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल टर्म्स इन द टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
It is the number of individual terms in expression of kinetic energy. It is the number of individual terms in expression of kinetic energy. साथ में बोलो, कब बोलोगे, बार बार बोलना पड़ेगा, बोलने के लिए भी बोलो, बिंदास बोलो. It is the number of individual term in the expression of kinetic energy. इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्यों बोलते हैं अपन, जो मैंने आपको बताया ना, हाफ एम वी स्क्वायर लेते हैं, फिर हाफ एम वी स्क्वायर वाई, फिर हाफ एम वी स्क्वायर जेड, फिर 3, फिर हाफ एम वी स्क्वायर एक्स प्लस हाफ एम वी स्क्वायर वाई प्लस हाफ एफ सी स्क्वायर, फिर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वाई एक्स, फिर हाफ ओमेगा स्क्वायर जेड. ऐसे इसका डाई में ऐसा लेंगे, इसलिए 5, फिर ट्राई में तीनों ले लेंगे, 6 आ जाएंगे. इसलिए ऐसे हाफ आया, पहले काइनेटिक एनर्जी फिर इंटरनल एनर्जी का तीनों ले लेंगे. इसलिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के फॉर्म में, इसलिए अपन लेते हैं. मैं आपको डायरेक्ट छोटे फॉर्म में बता दिया, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए डायरेक्ट मैंने ये लिखा है. समझा क्या? आपको डायरेक्ट एग्जाम में ऐसा आ सकता है, व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम का डेफिनेशन वगैरह आएगा, और मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक का लर्न कर लो आप इसको. तो अब अपन इसके आगे के टॉपिक में जाएंगे. समझा क्या? आप स्क्रीनशॉट मार लो, मैं तब तक देखता हूँ क्या मैं चल रहा है कि नहीं. चलो थर्ड अभी आएगा अपना लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. पहले मैं डेफिनेशन लिख के लूंगा आपको, ये पहले रफ कर लेता हूं. क्या आएगा? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. क्या लिखा मैंने? सिर्फ लॉ लिखा है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. एग्जाम में आपको आने वाला है ये, व्हाट डिफाइंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. तो आप क्या लिखोगे? मैंने बताया, थोड़े बताऊंगा तो लिखना है. क्या बोलूंगा मैं? द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूल विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ऑफ हाफ केवीटी. क्या बोला मैं? द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूल with each degree of freedom is of half kBt. kB क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. और टेम्परेचर T होता है अपना टेम्परेचर, आपको पता ही है. लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? जो मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम बताया उससे सिमिलर ही है. क्या बोला? द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूल विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ऑफ हाफ केबीटी. मतलब जो भी आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आया उसको अपन केबीटी करेंगे, उससे मतलब केबीटी निकालेंगे. कैसा निकालेंगे? मोनोएटॉमिक का कैसे निकालेंगे अपन? मोनोएटॉमिक का कितना आया था अपना? मोनोएटॉमिक का 3 आया था, तो 3 इंटू हाफ केबीटी करेंगे तो अपना आएगा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. पर इसको उसके साथ अपने को एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 3 इंटू हाफ, पहले 3/2 kBt ये आया. फिर अपन क्या करेंगे पता है? इसको kb इंटू टी अपन इधर एन से मल्टीप्लाई करेंगे. ये चीज आपको याद रखना है, भेजे में घुसा देना है आपको. 3/2 kBt इंटू एवोगैड्रोस नंबर होता है, इससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि kb इंटू एन इजिकल टू आर होता है. क्योंकि kb इंटू एन इजिकल टू आर होता है. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू एवोगैड्रोस नंबर अपना आर होता है, इसलिए करा रहा हूं मेरी जान. तो क्या आएगा? 3/2 RT. समझा गया? मतलब क्या बताया मैंने? kb इंटू एन इजिकल टू आर. समझा क्या? अगर ये समझा रहेगा तो आपको डाई और ट्राई का भी समझ जाएगा अच्छे से. kb देखो, kb इंटू एन होगा अपना आर, इसलिए kb इंटू एन. अगर हम लोग n नंबर ऑफ मोल्स लेंगे, n नंबर ऑफ टाइम्स, तो अपन डाल देंगे 3/2 nRT. समझा क्या? ये आया अपना मोनो एटॉमिक के लिए. सिमिलरली अपना डाई का भी आ जाएगा. डाई एटॉमिक के लिए कितना आएगा? 5/2 nRT. क्योंकि इसका डाई एटॉमिक में मैंने अभी जस्ट टर्न कराया था. मोनो एटॉमिक के लिए 3, डाई एटॉमिक के लिए 5 और ट्राई एटॉमिक के लिए 6. याद रखियो मेरी जान, याद रखो. 5/2 nRT. और ट्राई के लिए क्या होगा अपना? ट्राई एटॉमिक के लिए 6/2 nRT हो गया आपका लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. पहले आप डेफिनेशन लर्न करवाएंगे. द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड
द, बोलो मेरे साथ, द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ मॉलिक्यूल विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ऑफ हाफ kd। द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल, फिर आपने पिछला क्या पढ़ा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, विथ ईच मॉलिक्यूल विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ऑफ क्या, हाफ केवीटी। ये ध्यान में रखना मेरा भाई। केवी होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये आपको 11th के चैप्टर नंबर 4 में था। चैप्टर का नाम अभी आई थिंक सो याद नहीं आ रहा है, एचएससी बोर्ड में था, चैप्टर नंबर 4 या 5 में था। अब देखोगे तो आपको मिलेगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पे आपको पूरा थियरी पार्ट दे दिया है। अब जाके देखो, आपको समझेगा, बट देखने की जरूरत नहीं, अभी अपन उससे भी आगे निकल गए, 12th में है हम लोग, अपन क्यों देखेंगे, अभी उससे आगे और अच्छा पढ़ेंगे। आई होप सो आपको समझा होगा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अभी आप पहले इसका स्क्रीनशॉट मारो, फिर मैं आगे का कराता हूँ। आगे अपना आने वाला है व्हाट इज हीट। समझा गया भाई, कैमरा वापस देखना पड़ेगा। मारा क्या स्क्रीनशॉट, चलो हीट पे आते हैं हम लोग। हीट मतलब क्या होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, जलना और जलाना। जलना और जलाना, जलना मतलब दूसरे बड़े लोग से जलना, और जलाना, हीट मतलब जलना, आग, आपके अंदर का आग होता है हीट। तो वही अभी अपन पढ़ेंगे हीट का प्रॉपर डेफिनेशन। हीट माने क्या होता है। Heat is a way of transfer of energy between two bodies are at different temperature. समझा क्या? Heat is a way of transfer of energy between two bodies are at different temperature. लिख देता हूँ आपके लिए। Is the way of transfer of energy between two bodies are at different temperature. समझा गया? मतलब हीट क्या है? हीट इज द वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट अपने को एनर्जी देता है और बिटवीन टू बॉडीज, मतलब दो बॉडी के बीच में जो इनका, समझो ये दो बॉडी है, इन दोनों को आग लगाया। हीट इज द वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मतलब इसको एनर्जी दिया ये दो बीकर को अपन ने, बिटवीन टू बॉडीज आर डिफरेंट। इसका समझो टेम्परेचर हो गया 55 केल्विन, इसका समझो 60 केल्विन। हीट इज द वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन टू बॉडीज आर ए डिफरेंट टेम्परेचर, मतलब ये दोनों का टेम्परेचर अलग है और दोनों को एनर्जी दिया है। और ये अगर आप अब कभी भी देखोगे ना, बुक में भी लिखा गया है एग्जाम्पल, बुक में इतना भर भर के एग्जाम्पल दिया है ना, इसकी जरूरत ही नहीं है। इसमें बुक में एक्स्ट्रा कुछ इतना दे दिया है ना जो कि अपने काम का है नहीं, अपन बोर्ड के हिसाब से पढ़ेंगे। तो अपन क्या पढ़ेंगे, ये बुक में दिया है कि ये जो है ना, जो भी हाई टेम्परेचर वाला जो भी होगा ना बॉडी, वो कोल्ड टेम्परेचर, जो लो टेम्परेचर के पास जाएगा। हाई टेम्परेचर बॉडी विल गो, हाई टेम्प बॉडी एनर्जी विल गो टू लो टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर का जो भी बॉडी होगा, जिसका जितना उसका टेम्परेचर होगा वो जाएगा उसके ऊपर, मतलब उसके लो टेम्परेचर के ऊपर। समझा गया हीट? अब हीट का अपन थोड़ा बहुत यूनिट्स वगैरह पढ़ लेते हैं, उसको हीट को किससे अपन डिनोट करते हैं, आपको भी पता है क्यों। अगर आपको ये भी नहीं पता तो आपने 10th में क्या किया, हीट को अपन Q से डिनोट करने हैं। और कॉमन यूनिट क्या होगा इसका, एग्जाम में आता है व्हाट इज द कॉमन यूनिट ऑफ हीट, तो आप क्या लिखोगे, हीट का कॉमन यूनिट आएगा अपना कैलोरी, और ऐसा यूनिट आएगा अपना जूल। समझा गया? ऐसा यूनिट आएगा अपना जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। अगर आपको न्यूमेरिकल्स में आपको कैलोरी दिया है, आपको बोला है जूल में इसको कन्वर्ट करो, तो फिर आपको 4.1 इंटू 4.18 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझा गया? कॉमन यूनिट कैलोरी होता है, ऐसा यूनिट जूल होता है। हीट के बारे में भी पढ़ लिया, हीट इज अ वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, साथ में बोलो एक बार,
एक बार साथ में बोलो प्लीज, साथ में बोलो प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, साथ में बोलोगे तो अभी आपका हो जाएगा। और सोच सोच के बोलो, हाँ, कि ऐसा नहीं चाहिए मैं जो बोल रहा हूँ, थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचा, मैं रुकता भी चलो। हीट इज द वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, हीट इज द वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन टू बॉडीज, बिटवीन टू बॉडीज आर एट डिफरेंट टेम्परेचर, इसका 50, इसका 70, समझा क्या? हीट इज अ वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन टू बॉडीज आर एट डिफरेंट टेम्परेचर, इज कॉल्ड एज हीट। चलो अभी आते हैं स्पेसिफिक हीट। अपने को 11th में भी था, आई उसको मैं स्क्रीनशॉट मारा होगा, मैं रफ करता हूँ उसको। क्या पढ़ेंगे अभी अपन? स्पेसिफिक हीट पढ़ेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, it is the amount of heat required to raise the temperature of unit mass by 1 degree Celsius. It is the amount of heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius of unit mass by 1 degree Celsius. लिख देता हूँ, it is the amount of heat required to raise the temperature of unit mass by 1 degree Celsius. समझा क्या? क्या बोला मैंने? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर, मतलब इसको कुछ बॉडी को हीट रिक्वायर करेगा, मतलब कोई तो, मतलब कोई इतना कुछ तो अमाउंट है उसका हीट का, अपन देंगे उसका टेम्परेचर जब तक उसका 1 डिग्री नहीं हो जाता, मतलब कोई भी हीट है, हाँ, अगर उससे हम लोग एनर्जी दे रहे हैं, हाँ, समझो हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर, मतलब हीट दे रहे हैं जब तक उसका 1 डिग्री सेल्सियस तक नहीं होता तब तक अपन हीट देंगे, जहाँ 1 डिग्री सेल्सियस होगा उसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझा क्या? इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एम इंटू सी डेल्टा टी। ये होता है Q इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। ये C क्या है? अपना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो C अपने को चाहिए, तो फिर क्या करें, इसको C से डिनोट करते हैं क्या? C इज इक्वल टू Q अपॉन, और ये C इधर रखो, m इंटू डेल मल्टीप्लाई पे, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इधर जाएगा m इंटू डेल डिवाइड में हो जाएगा, तो वही लिखो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला भी हो गया, समझा क्या? अब अपन करेंगे मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दोनों सिमिलर ही है, दोनों का डेफिनेशन सेम है, बस इधर कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर है, बस समझा क्या? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब आएगा मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? इट इज अमाउंट ऑफ, देखो मोल आर, मोल मतलब मोल आर है, बस इधर से इधर तक सेम रख दो और इधर से 1 डिग्री डाल दो, बाय 1 मोल डाल दो, लिख देता हूँ। इट इज अमाउंट ऑफ, ऊपर का देख रहा हूँ मैं, जो ऊपर लिखा है वही लिख रहा हूँ, इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर। एक फॉर्म एक डिफाइन रन करोगे तो आपको 2 हो जाएगा, टू रिक्वायर टू रेज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री था तो 1 मोल आएगा इधर, 1 मोल। देखो मोलार आएगा तो समझ जाना, मोलार में मोल है तो है, मोल एमओएल जाता है मोलार में, एमओएल तो समझ जाना मोल, तो बस। तो इसका भी लिखना है अपने को फॉर्मूला, तो अपने को ये फॉर्मूला क्या आया था? C इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला इधर भी वही होगा, इधर मोलार मास दिया है, क्या बोला मैंने? इधर मोलार मास दिया है, तो अपने को C इज इक्वल टू Q इंटू एम इंटू डेल्टा टी। पता है अपन m C इसका फॉर्मूला क्या होगा पता है? इधर m था तो इधर n आएगा, बस। क्या बोला मैंने? सेम फॉर्मूला है, m की जगह n आएगा, इसको बोलेंगे मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब क्या करेंगे? n के साथ कुछ तो गड़बड़ करेंगे। पता अपन ने मोल का फॉर्मूला पढ़ा था, मास अपॉन मोलार मास। क्या पढ़ा था आपने? मास अपॉन मोलार मास फॉर्मूला पढ़ा था।
तो वही अभी अपन पुट करेंगे, C इज इक्वल टू Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। एन की जगह वो फॉर्मूला लगाया, बस अभी देखो ये डिनोमिनेटर में एकदम नीचे, तो ये एकदम ऊपर आ जाएगा। तो क्या आएगा, C इज इक्वल टू Q इंटू M छोटा m इंटू डेल्टा टी। आ गया आपका फॉर्मूला। कुछ नहीं किया भाई मेरे, समझ। इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 मोल। ऊपर था 1 डिग्री, तो इधर 1 मोल। फिर सेकेंड चीज, C इज इक्वल टू Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी था, इधर M इंटू डेल्टा टी। तो इसको C इज इक्वल टू Q अपॉन N इंटू डेल्टा टी डालो, N डालो। फिर N को मास अपन मोलर मास फॉर्मूला पढ़ा है ना 11th में, नहीं पढ़ा है तो बता भी दिया ना मैंने। तो वही फॉर्मूला इसको पुट करो, तो नीचे वाला जो बड़ा M है ना ऊपर जाएगा। फिर Q इंटू बड़ा M इंटू अपॉन डिवाइड बाय छोटा M इंटू चेंज इन टेम्परेचर। समझा क्या? फिर अपना आएगा, और हाँ इसका इधर तक बोला, हाँ फिर अपन इसको ये भी बोल सकते हैं। देखो ऊपर का फॉर्मूला देखो एक बार, Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी क्या है अपना, C है, C इंटू M। आ गया ना अपना आंसर पूरा। C इज इक्वल टू M इंटू सी। ये ये वाला जो था ना, C तो है अपना स्पेसिफिक हीट, तो वही डाल दिया। आपको एकदम बेसिक्स, एकदम छोटा छोटा चीज बता रहा हूँ मैं, इतना बुक में भी इतना अच्छे से नहीं दिया है, आप चेक करो। देखो पहले क्या किया, C इजिकल टू Q इंटू N इंटू डेल्टा टी डाला। फिर N इजिकल टू मास अपन मोलर मास रहता है। फिर बड़ा M ऊपर जाएगा क्योंकि एकदम नीचे है, तो बड़ा M ऊपर गया, तो Q अपन M इंटू डेल्टा टी क्या होता है, C होता है। तो C इजिकल टू M इंटू सी। अपना मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब अपन करेंगे वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स। ये भी हो चुका है अपना, मोलर स्पेसिफिक और स्पेसिफिक दोनों एक दूसरे से रिलेटेड था, तो याद में रखना। समझा क्या? इसको अब भी लर्न करो, चाहिए तो रुक जाओ, स्टॉप करो वीडियो और अब भी लर्न करो। तो अब भी लर्न करोगे तो आपको और अच्छा हो जाएगा। तो मैं देख लेता हूँ वीडियो चल रहा है कि नहीं। चलो चल तो रहा है। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट मारा होगा। क्या आएगा अभी, वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स। सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है अपने को, उसका भी। रफ करना बहुत टफ काम है। चलो क्या था, वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स। क्या होगा, वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स। इसका फॉर्मूला अभी लर्न करोगे तो आने वाले 4 डेरिवेशन में आपको ये फॉर्मूला काम आने वाले हैं। Work done is a way of mechanical way of transfer of energy. Work done is a way of mechanical of transfer of energy. मतलब जो चीज हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपना वर्क कर रहा हूँ, तो मैकेनिकल वे होता है, उसको बोलते हैं मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वर्क इज द वे ऑफ मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू, बड़े में लिख रहा हूँ इसलिए, P इंटू डेल्टा वी। ये फॉर्मूला आपके भेजे में घुसा दो, बुक में ये डेरिवेशन नहीं दिया है। तो क्या करना है, इसमें आपको फॉर्मूला लर्न करना है। अच्छा है अपने PY जो अब 2019 से पहले जो सिलेबस था उसमें था ये वाला ये वर्क डन इज इक्वल टू उसका P इंटू डेल्टा वी का डेरिवेशन। बुक में नहीं दिया है तो अपन नहीं करेंगे, अपन सिर्फ फॉर्मूला लर्न करेंगे। इतना वर्क, इसको बोलेंगे वर्क डन, इसको बोलेंगे प्रेशर, इसको बोलेंगे चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि डेल्टा है इसके साथ। डेल्टा हो जब भी जहां भी डेल्टा वर्ड आया, डेल्टा आया ना, डेल्टा डेरिवेटिव मतलब स्मॉल चेंज हो रहा है वहां, चेंज इन वॉल्यूम। समझा क्या? अगर समझो मैं एक सिस्टम हूं, समझो मैं एक सिस्टम हूं, आप एक सराउंडिंग हो। समझा क्या? मैं एक सिस्टम हूं, आप एक सराउंडिंग हो। अब मैं जो जो बोल रहा हूँ वो सुना।
अगर मैं सिस्टम हूँ, मैं आपको हीट दे रहा हूँ, मैंने क्या बोला वापस बोलता हूँ, मैं सिस्टम हूँ, आप सराउंडिंग हो, मैं आपको हीट दे रहा हूँ तो वर्क डन इज पॉजिटिव। हीट जब देते हैं हम लोग तो वर्क डन होता है हमारा पॉजिटिव। क्या बोला मैंने? वर्क डन इज पॉजिटिव जब हीट देना होता है। तो हीट हम लोग देते हैं, सिस्टम जब हीट देता है, हीट जब सिस्टम देता है। नाम में ही सिस्टम आ रहा है तो आपको दिमाग में जाना चाहिए। अब वर्क डन नेगेटिव कब होगा? उल्टा कर दो, अगर सराउंडिंग आप लोग मुझे हीट दे रहे हो तो वो नेगेटिव हो जाएगा। वर्क डन इज नेगेटिव जब हीट सराउंडिंग देगा, हीट जब सराउंडिंग देगा। वापस बताता हूँ, आई एम अ सिस्टम, यू आर अ सराउंडिंग। अगर मैंने आपको सिस्टम ने आपको हीट दिया तो आपका वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव, वर्क डन इज पॉजिटिव। और अगर मैंने आपसे हीट लिया, सराउंडिंग ने मेरे को हीट दिया तो वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव। बस इतना आसान कॉन्सेप्ट था और ये चीज आपको बुक में ही दिया जाएगा। मतलब क्या है, बुक में आपको न्यूमेरिकल्स के वक्त ये काम आने वाला है, इसलिए मैंने बताया, अदरवाइज इसका भी काम नहीं है। तो अभी अपन आगे जाएंगे, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में जाएंगे, फिर मेयर्स रिलेशन में जाएंगे, फटाफट जाएंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब तक का इंपॉर्टेंट है। मैं रफ कर रहा हूँ। दो सेकेंड। जरा एक काम आ गया था, वही कर रहा था, जरा चार्जर देने का था, इसलिए सॉरी फॉर इनकॉन्वीनियंस। देख चल तो रहा है कैमरा। चलो अभी आएगा अपना कहाँ भी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। पहले फॉर्मूला देख लो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। हाँ, Q इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा U। ये वर्क डन है अपना, ये है अपना चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अपन इसके ऊपर यार डेफिनेशन बनाने वाले, चेंज इन इंटरनल एनर्जी स्टेटमेंट है। हाँ, ये डेफिनेशन नहीं है, तो स्टेटमेंट एकदम एग्जैक्ट बुक का होना चाहिए, और डेफिनेशन और स्टेटमेंट एग्जाम में आपको पूरा मार्क्स चाहिए तो। और इसको हीट बोलेंगे, समझा गया? हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन ऑन द सिस्टम इन एडिशन ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। समझा क्या? मैं बताता हूँ वापिस क्या बोला मैंने। हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू हीट, स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ, हीट सप्लाइड टू सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू, हीट सप्लाइड टू सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू work done on the system and change in internal energy। क्या बोला मैंने? heat supplied to the system is equivalent to work done on the system and increasing internal energy आएगा इधर। क्या बोला मैंने? जब हीट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं किसी सिस्टम को, वो किससे इक्वल होगा पता है? आपके वर्क डन से इक्वल होगा, प्लस 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 जितना बढ़ेगा इंटरनल एनर्जी उससे भी इक्वल होगा। हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन ऑन द सिस्टम प्लस चेंज इन इंटरनल इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑन द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी ऑन सिस्टम लिख दो बस।
आई होप सो आपको समझा होगा। वर्क Q इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा यू। पहला वाला फॉर्मूला कौन सा था? वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी। ये दोनों फॉर्मूला लर्न करो अभी, मैं अभी मेरे रिलेशन में यूज होने वाला है। ये ये 2 मार्क के लिए वेरी इंपॉर्टेंट आएगा क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स। मैं अभी ये रफ कर रहा हूँ, आप क्या करो, आप स्क्रीनशॉट वगैरह मार लो। कैमरा चल रहा है क्या? एक सेकेंड जरा, कैमरा थोड़ा लाइट आ रहा है ना ज़्यादा। अब सही है? हाँ चलो अब सही है। कैमरा में लाइट आ रहा तो मैंने लाइट का पूरा जो भी पर्दा था मैंने बंद कर दिया। अब आपको और अच्छे से दिखेगा, दिख रहा है ना? चलो अब आएगा प्रूफ ऑफ मेयर्स रिलेशन, सबसे इजी सा डेरिवेशन, बट ध्यान देना पड़ेगा, नहीं दिया तो नहीं समझेगा। क्या बोला मैंने? प्रूफ ऑफ मेयर्स रिलेशन। कंसीडर 1 मोल ऑफ, लिखो कंसीडर 1 मोल, अभी मत लिखो, पहले डेरिवेशन देख लो फिर समझेगा। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो Q क्या होगा अपना? CV, अपना हीट क्या होगा? CV डेल्टा टी। अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था हीट का, उसके पहले जो अपने आया था स्पेसिफिक हीट वगैरह, उसमें अपन ने फॉर्मूला होता है CV डेल्टा टी, अपना होता है हीट। ये याद रखना है आपको, फॉर्मूला है। फिर अपने को चेंज इन चाहिए तो अपने को चेंज में चाहिए n नंबर dq इज इक्वल टू एन CV डेल्टा टी। जब अपना n इज इक्वल टू 1 मोल तो अपना आएगा dq इज इक्वल टू एन CV डेल्टा टी। समझा इतना? फिर अपन ने ये निकाला। फिर अपने को, अगर अपने को पता है वॉल्यूम अपना कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब 0 होगा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो अपना वॉल्यूम 0 होगा। तो फर्स्ट नहीं, फिर अपना क्या था वर्क डन का फॉर्मूला? W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी। ये मैंने अभी लर्न करवाया था। तो डेल्टा वी का वैल्यू अपना 0 है, V इज इक्वल टू 0, तो अपना वर्क डन भी क्या आएगा? अपना 0 ही आएगा, क्योंकि V 0 होगा तो 0 इंटू P 0, तो फिर 0 इंटू प्रेशर 0 ही होगा, तो वर्क डन अपना 0 आएगा। फिर बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, आई होप सो आपको दिख रहा होगा थर्मोडायनेमिक। मैं एक बार देखता हूँ दिख रहा है कि नहीं आपको। छोटा दिख रहा है क्या? चलो देखते हैं, नहीं दिख रहा होता। चलो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होगा? Q इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा यू। समझा क्या? अपना वर्क डन इज 0 है तो क्या आएगा? Q इज इक्वल टू डेल्टा यू। मतलब जो भी Q का जो वैल्यू होगा वही अपना डेल्टा यू का वैल्यू होगा। तो डेल्टा यू का वैल्यू क्या होगा? तो Q का वैल्यू क्या है अपना? NCV डेल्टा टी। तो वही डाल दो NCV डेल्टा टी। ये अपना आया डेल्टा यू का वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 डाल दो। क्या बोला पहले अपन ने हीट लिया। पहले कंसीडर किया आइडियल गैस हीट कर रहे हैं इसको कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम उसका 0 हो जाएगा। फिर अपना dq इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी, मतलब हीट जब होगा तो उसका एनसीवी डेल्टा टी होगा। चेंज इन हीट लिया क्या अपन ने, उसका फॉर्मूला जब एन इज, एक काम करो पहले इधर क्यू रहेगा, फिर बाद में इसको चेंज इन हीट लिया। चेंज के लिए अपन छोटा यूज करते हैं, डेरिवेटिव यूज करते हैं। तो डी इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है अपना
हाँ क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो अपना वर्क डन इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वी जीरो, तो डब्ल्यू क्या वर्क डन क्या आएगा जीरो। तो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्यू इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वर्क डन तो जीरो है अपना, तो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो डेल्टा यू जो क्यू का जो वैल्यू होगा वही डेल्टा यू का वैल्यू होगा। क्यू का वैल्यू क्या था अपना एनसीवी डेल्टा टी, समझा गया। फिर अपना आएगा, एक सेकेंड, हाँ फिर अपना आएगा लेट हाँ जैसा ये लिया, लेट 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, लेट गैस हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, लेट गैस विल हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अभी प्रेशर को कांस्टेंट ले रहे हैं, हाँ क्या, तो फिर क्या आएगा अपना Q इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। एन जब एन अपना इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो अब इधर को, इधर पे एन नहीं आएगा, एन इज इक्वल टू 1 ले रहे तो फिर इधर भी एन हट जाएगा। जब एन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो फिर Q इज इक्वल टू एन सी क्यू इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी। फिर अपने को बताया गया था प्रेशर अपना कांस्टेंट है, तो फिर चेंज इन, फिर अपन क्या लेने वाले हैं, और फिर अपन अभी देखो बहुत इजी सा अभी है अपना, अभी डी डब्ल्यू अपने को पता है फॉर्मूला होता है वर्क डन का, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, वर्क डन का ही फॉर्मूला होता है, समझेगा। पहले ये वर्क डन का फॉर्मूला आता है डी पी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी, तो उसको चेंज में लिया है बस। और फिर अपने को ये भी पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो पी डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी, एन एन नहीं रहेगा, एन इज इक्वल टू जो एन इज इक्वल एन हमें को हटाना ही है, समझो एन अपना 1 मोल ही है इसलिए हट जाएगा। पी वी इज इक्वल पी इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू आर डेल्टा टी, तो पी इंटू डेल्टा वी क्या है अपना वर्क डन होता है, तो वही वहां पे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा टी, अपना वर्क डन का वैल्यू भी आ गया एट द एंड का, कितना परिश्रम करके वर्क डन का वैल्यू आया। फिर अपने को इसको किस में पुट करना है, इसको अपने को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में पुट करना है ना, चलो पुट करते हैं अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो अपन इसको पहला इक्वेशन दे दो, इसको दूसरा दे दो, इसको तीसरा नहीं, इसको हाँ नहीं इसको दूसरा दे दो, तीसरा दे दो, इसको दूसरा दे दो, इसको पहला दे दो। फिर अपना बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या आएगा, Q इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा यू, मतलब डी क्यू इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा यू डी यू। ओके, तो डी क्यू का जो वैल्यू है वो पुट करो, डी क्यू का वैल्यू क्या आया था अपना, ये है पुट करना है डी क्यू का वैल्यू, ये देखो ये वाला डी क्यू इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी, सी पी डेल्टा टी। और वर्क डन का जो वैल्यू है वो पुट करो आर इंटू डेल्टा टी, प्लस जो इंटरनल एनर्जी का जो वैल्यू आया है वो पुट करो सी वी डेल्टा टी। जहाँ सब जगह डेल्टा टी है तो डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा सी पी इज इक्वल टू आर प्लस सी वी। तो अगर अपने को सी वी को अपन इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, अपने को प्लस में था, इधर गए तो माइनस में हो जाएगा, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। यही है अपना मेयर्स रिलेशन। समझे क्या किया, पहले ने वापस बताता हूँ, एकदम अच्छे से बताऊंगा अभी। हाँ अभी ध्यान से सुनना, जब नहीं समझा रहेगा तो ध्यान दो, एकदम अच्छे से समझेगा। पहले अपन ने कंसिडर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम उसका 0 होने वाला है, तो क्या आएगा Q इज इक्वल टू एन इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी, ये फॉर्मूला था अपना। फिर अपन जब n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, मतलब चेंज ले रहे हैं अपन, इंटरनल एनर्जी नहीं चेंज ले रहे, चेंज इन हीट क्या होगा, डी क्यू इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी। समझा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो V तो अपना 0 आएगा, तो वर्क डन भी अपना 0 आएगा, देखो 0। तो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक डाल दो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक Q इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा यू, तो वर्क डन अपना 0 है तो Q हीट जो होगा इंटरनल एनर्जी से इक्वल होगा, Q होगा जो इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा, तो Q का वैल्यू क्या है, एन सी Q इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी, तो Q इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी।
समझा क्या इतना? फिर बाद में लेट गैस विल हीट एट कांस्टेंट, अब कांस्टेंट प्रेशर पे अपने गैस हीट किया, तो प्रेशर कांस्टेंट पे हीट किया तो Q इजिकल टू एनसीपी डेल्टा टी। कांस्टेंट वॉल्यूम था तो CV आया था, अब कांस्टेंट प्रेशर है तो CP आया, तो फिर DQ इजिकल टू 1 मोल, वही फिर DQ इजिकल CP डेल्टा टी। ओके, और अपन ने बचपन से वही फॉर्मूला अभी से पढ़ा है कि वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। ये फिजिक्स में ये फॉर्मूला होता है और केमिस्ट्री में W इज इक्वल टू माइनस P इंटू डेल्टा V। कंफ्यूज मत हो ना, ये दोनों अलग अलग है। अगर आपने माइनस इधर उधर कर दिया तो आपका बहुत वांदा हो जाएगा मार्क्स में। तो W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V, तो चेंज इन वर्क डन क्या होगा, W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। तो PV इज इक्वल टू आइडियल गैस इक्वेशन लिया है हमने, इधर हमने आइडियल गैस इक्वेशन इक्वेशन लिया, PV इज इक्वल टू RT होता है, तो P डेल्टा V इज इक्वल टू R डेल्टा T। तो P इंटू डेल्टा V क्या होगा, वर्क डन हो जाएगा, P डेल्टा V फिर R इंटू डेल्टा T वर्क डन लिखा इधर। फिर बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हीट Q इज इक्वल टू W वर्क डन प्लस डेल्टा U। तो जो वैल्यू सब पुट किया अपन ने, तो CP डेल्टा T DQ का वैल्यू, इधर का जो वैल्यू था DQ इधर CP डेल्टा T, तो वो पुट किया वर्क डन का R इंटू डेल्टा T इधर अभी जो आया था वो, और इंटरनल एनर्जी का इधर से वैल्यू आया था CP डेल्टा T। तो फिर बाद में डेल्टा टी सबको कॉमन लगे कैंसिल किया, तो CP इज इक्वल टू R प्लस CV, तो CV इधर था तो इधर भेजा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस था तो CP माइनस CV इक्वल टू R, तो मेरा रिलेशन आ गया। अब मैं आपको इधर थोड़ा एल्गोरिथम देता हूँ, एल्गोरिथम इधर दूँ क्या, इधर दूँ, चलिए इधर ही देता हूँ। कांस्टेंट वॉल्यूम एल्गोरिथम मतलब कैसे डेरिवेशन को अपन लर्न करें इजी वे में। लास्ट टाइम जब जाओगे ना पेपर देने पर इतना देख के जाना, समझाइए। पहले अपने को वॉल्यूम 0 है, पहले अपना वॉल्यूम इज इक्वल टू 0, तो फिर वर्क डन इज इक्वल टू 0 आएगा। पहला स्टेप वॉल्यूम 0 है तो वर्क डन 0 आएगा, तो फिर जितना जो Q का वैल्यू आएगा वही इंटरनल एनर्जी का वैल्यू होगा इधर तक, वो बताया हमें। पहला स्टेप ये होगा। दूसरा स्टेप फिर प्रेशर को अपन ने जीरो लिया, ओके, तो क्या आएगा, DQ इज इक्वल टू CP डेल्टा T। फिर वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है, वर्क डन का फॉर्मूला लिया, फिर बाद में आइडियल गैस इक्वेशन लिया, फिर इसको अपन ने आइडियल गैस इक्वेशन लेने के बाद अपन ने जहाँ जहाँ फॉर्मूला लग रहा था वर्क डन का, तो वर्क डन का फॉर्मूला लगाया, फिर बाद में एट द एंड फर्स्ट ऑल लगाया, फिर बाद में CP माइनस CV इक्वल टू R आया। ये थोड़ा बहुत एल्गोरिथम है, देख लो, ऊपर से बताया है सिर्फ। पहले आप स्क्रीनशॉट मार लो, ये पूरे जो भी है ये मैं रफ कर लेता हूँ, मैंने सिर्फ समझने के लिए इसीलिए लिखा था एल्गोरिथम। स्क्रीनशॉट मार लो इसको। समझा क्या, ये क्यों है यहाँ, मैं अभी कैमरा में देखा, अच्छे से दिख नहीं रहा है, क्यों है। चलो अभी अपन जाएंगे प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो उससे पहले मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, थोड़ा पानी भी नहीं पीता हूँ, आप भी जाके पानी वगैरह पी के आओ, वॉशरूम वगैरह जाके आओ, फिर वापस आएंगे वही जोश के साथ, वापस अपन पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी जो भी आने वाले जो भी टॉपिक्स है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, क्योंकि इसमें 3 डेरिवेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डेरिवेशन सा इजी सा डेरिवेशन हो गया अपना, इसमें अपने को 2 मार्क मिल गया। ये यूजुअली तो मैं देखा हूँ इतना पूछा तो नहीं जाता, बट ट्राई करने का है, अपने को सब कुछ करने का है। तो अभी अपन जाएंगे प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, मैं रफ कर देता हूँ तब तक। टॉपिक के लिख के जाता हूँ, प्रोसेसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक। एक काम करता हूँ मैं, प्रोसेसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले मैं आपको डीपीपी देता हूँ, आपने अब तक जो किया वो आपको सॉल्व करना है स्टॉप करके। ओके, मैं पहले आता हूँ वॉशरूम जाके, उससे पहले मैं डीपीपी दूंगा आपको, तो उसके लिए आप तैयार रहना। ओके चलो, तब तक 2 मिनट का ब्रेक ले लो आप।
तो आ चुके हैं आपका ब्रेक समाप्त। मैंने क्या बोला था ब्रेक से पहले, मैं आपको डीपीपी दूंगा, तो अभी दूंगा डीपीपी। आपने पहले आपको क्या करना है, पहले जो चीज़ मैंने पढ़ा स्टॉप कर दो अभी वीडियो, उससे पहले फिर रिवीजन करो, पहले रिवीजन करो सब, फिर मैं डीपीपी दूंगा, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। नहीं आ रहा है तो ही जाके ही देखना, नहीं तो मत देखना, समझा क्या? पहले ट्राई करो खुद से करोगे तो आपको वो वाला फील आएगा ब्रो मेरी जान, समझ। पहले हटा देते हैं, क्या 2 मिनट ब्रेक भी खत्म हो गया वो जल्द। मैं डीपीपी जरा दे रहा हूँ थोड़ा बहुत, जो जो आपने कराया उस हिसाब से, उसके लिए मैं डीपीपी में कैसे दूंगा पता है, जो पीवाईक्यू उसमें आ चुकी है वो दूंगा सिर्फ, ठीक है? तो पीवाईक्यू के लिए मेरे फ़ोन में है। तो फिर पहला डिफाइन थर्मल इक्विलिब्रियम, दूसरा जीरोथ लॉ, थर्मल इक्विलिब्रियम जीरो लॉ का डेफिनेशन। फिर दूसरा आएगा अपना डिराइव, अभी जो मैंने किया मेयर्स रिलेशन, 2 मार्क, 1 मार्क, 1 मार्क। तीसरा वो आएगा अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। चौथा वर्क डन डेफिनेशन, या तो इधर ही लिख देता हूँ वर्क डन का डेफिनेशन। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन सिस्टम में वो उसका फॉर्मूला। चौथा आपको मेरी तरफ से, मैं चौथा में आपको क्या आ सकता है, मोलर स्पेसिफिक हीट डिराइव। आप पहले स्टॉप करो वीडियो, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करो खुद से, और आता होगा तो आप बहुत अच्छे से आप लेक्चर देख रहे हो, आपको सब समझ रहा है, समझो आपको ये चैप्टर एकदम मस्का जा रहा है। आपको अगर ये हो जाएगा तो आपको इसमें से आपको बोर्ड में मेरे हिसाब से जीरोथ लॉ तो आने ही वाला है इस बार, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ करो, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। चलो इससे अच्छा अपन अभी प्रोसेसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक में जाएंगे। पर स्क्रीनशॉट मार लो, अब स्टॉप करो और देखो क्या है, तब तक मैं ये रफ कर लेता हूँ। ये मैंने पीवाईक्यू में जो जो आया ना उस हिसाब से ही दिया है, ऐसे नहीं उठा के दिया है मैंने। अब आया पहला प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक में आएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस नाम में ही इतना बड़ा प्रोसेस। इसमें देखो टी आ रहा है, टी को नजर मारो, टी आ रहा है तो समझो इसमें थर्मल, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होगा। The process in which the temperature remains constant throughout the system is said to be in thermal. The process in which the temperature is constant is called as isothermal process. मतलब टेम्परेचर अपना होगा कांस्टेंट, समझा क्या? तो फिर अपना इंटरनल एनर्जी क्या आएगा, डेल्टा यू इक्वल टू एन सी बी, डेल्टा यू इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी। अभी फॉर्मूला अपने डिराइव किया था उसमें भी दिखाया था आपको, ये डेल्टा टी ही 0 है तो डेल्टा यू भी अपना आएगा 0। तो फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक से क्या आएगा, Q इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा यू। तो ये अपना डेल्टा यू तो 0 है तो Q इज इक्वल टू वर्क डन, समझा क्या? फिर अपन करेंगे, अपन ग्राफ करेंगे, स्लोप निकालेंगे। ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ ऑफ पीवी कर्व, प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ, प्रेशर और वॉल्यूम कर्व। इस और आइसोथर्मल का कभी भी ऐसा ही होता है,
आइसोथर्मल का जो भी ग्राफ होगा ना, पहले स्ट्रेट में आएगा फिर वॉल्यूम, उसका स्लोप क्या होगा, स्लोप याद करके रखो, -P/V। एग्जाम में आ सकता है व्हाट इज द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आपको -P/V दोनों तुरंत क्लिक होना मांगता है। समझा क्या जो जो मैंने बताया। फिर से इसके बाद अपना डेरिवेशन स्टार्ट होता है। अपने को पहले क्या निकालने का था, पहले अपने को टेम्परेचर जो बताने का था जो कांस्टेंट है, फिर बाद में इसको ग्राफ निकालने का था। ये ग्राफ है आ स्लोप ऑफ पीवी कर्व, स्लोप ऑफ पीवी कर्व बुक में भी दिया है आपको, बुक में एकदम लंबा चौड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन लिखा है, मतलब तो नहीं उतना जरूरत, तो आप बस इतना देख लो। स्लोप है -P/V। पी क्या है अपना, प्रेशर है, वॉल्यूम है, और नीचे भी क्या है। तो अब मैं रफ करता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट मारो, फिर अपन जाते हैं इसके डेरिवेशन पे। मारा रहेगा अपने, तो अभी अपन जाएंगे इसके वर्क डन पे। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, टॉपिक का नाम ही है ये, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इसके बाद वाला बहुत इंपॉर्टेंट। वर्क डन इज isothermal process। Work done in isothermal process, okay? Work done in isothermal process will change from V1 to V2। पहले लिखो work done is an isothermal process change from V1 से V2। लिखो work done in isothermal process change from V1 to V2। पहले इतना लिखा आपने, वर्क डन आइसोथर्मल चेंज फ्रॉम V1 से V2। तो फिर इसका वर्क डन क्या आएगा, इंटीग्रेशन V1 से V2 P डेल्टा V। जो मैंने आपको बताया था वर्क डन इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। अपन ने चेंज फ्रॉम V1 से V2 लिया है, तो इसलिए अपन ने V1 और V2 डाला है। अगर इंटीग्रेशन आपको बेसिक नहीं आता है तो बेसिक फार्मूला में इधर लिख के बता देता हूँ कौन कौन सा फार्मूला इसमें यूज होने वाला है। अगर अपना 1/x होगा तो log x आएगा, समझा क्या? इंटीग्रेशन में 1/x आएगा तो log x आएगा, ये वाला ध्यान रखना है फॉर्मूला बस। 1/x इज इक्वल टू log x, मैं आएगा तो बताता हूँ उस हिसाब से। तो फिर तब आपको क्या करना है, पहले ये फॉर्मूला लिखा। अब अपना आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT। हाँ, PV इज इक्वल टू nRT। तो फिर अपन PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो अगर ये V को नीचे भेजेंगे तो P का वैल्यू निकल जाएगा अपने को, P का वैल्यू चाहिए, P इज इक्वल टू nRT/V। समझा? फिर अपन ये वाला जो वैल्यू है ना इसमें पुट करेंगे, तो पुट करो W इज इक्वल टू V1 से V2 बड़ा S बना दो, क्या है nRT/V इंटू डेल्टा V। P के जगह जो वैल्यू था वो डाला, तो W इज इक्वल टू V1 से V2, नहीं पहले जो जो कांस्टेंट बाहर निकाल दो ना, nRT अपना कांस्टेंट है, W इज इक्वल टू nRT अपना कांस्टेंट है, तो V1 से V2 डेल्टा V/V। इसका एक फॉर्मूला होता है 1/V इंटू डेल्टा V, ऐसा होएगा। तो मैंने आपको अब भी जो बताया 1/x होता है log x, तो 1/V log V आएगा, तो लिख दो log V। और ये डेल्टा V भी हट जाएगा, जहाँ डेल्टा V होता है वो हट जाता है, जहाँ पे जिसका इंटीग्रेशन लगाए रहेंगे ना अपन तो हट जाएगा डेल्टा V। तो जो जो अगर ये V1 और V2 जो है ना, तो ये V1 इधर आएगा और V2 इधर आएगा, समझा क्या? फिर W, फिर मैं इधर लिखता हूँ, फिर W इज इक्वल टू nRT, फिर log V है। ये जो V2 और V1 है ना, log V2 भी हो जाएगा और माइनस log V1 हो जाएगा, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, log V2 log के पास आ जाएंगे, log V2 माइनस log V1। समझा क्या क्या किया? W इज इक्वल टू nRT log V2 माइनस V1 क्या, तो W इज इक्वल टू अपना nRT आएगा log। पता है log अगर कोई चीज log का प्रॉपर्टी है, अगर a माइनस b रहा तो अपन इसको a/b भी लिख सकते हैं।
अब a प्लस बी रहा तो इसको a इंटू बी भी लिख सकते हैं। सब बेसिक बताते चल रहा हूँ आपको मैं। तो इधर देखो a माइनस बी, तो अपन लॉग डाल के a अपन बी लिख सकते हैं ना, तो लिख दो ना, लॉग को कॉमन ला के लिख दो, लॉग v2 बाय v1। समझा गया? हो गया अपना डेरिवेशन। सिर्फ अपने को आ गया, अभी अपने को बस प्रेशर ये अपना आ गया वैल्यू उनके फॉर्म में। अगर एग्जाम में आया क्वेश्चन कि अगर प्रेशर के फॉर्म में चाहिए, इधर प्रेशर कैसे आएगा, तो पी वी इज इक्वल टू के होता है, कांस्टेंट होता है, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो P1 P2 को नीचे भेज दो, P2 इज इक्वल टू V1 V2 इधर पहले से था, नीचे V1 आया, तो क्या आएगा V2 बाई V1 की जगह P1 बाई V2 भी लिख सकते हो ना, देखो इधर वही पुट कर दो फिर, तो W इज इक्वल टू NRT log P1 बाई P2। ये भी दूसरा फॉर्मूला है, इसका दूसरा फॉर्म। समझा गया? पहले अपने वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस फ्रॉम चेंज टू V1 टू V2 लिया, फिर जो फॉर्मूला था वो पुट किया, फिर P इजिकल टू NRT लिया, तो V प्रेशर चाहिए था अपने को, तो वॉल्यूम नीचे भेजा, तो P इजिकल टू NRT बाई V, तो NRT कॉमन निकाला, फिर 1/V होता है, log V होता है, 1/x log x होता है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, लिख देता हूँ, 1/x इजिकल टू log x। इसे रीजन डाल देना क्यों हुआ, तो 1/v इजिकल टू log v हुआ, फिर V2 बाई V1 जो इधर था वो ऐसा इस फॉर्म में लिखा, तो V2 और V1 को नीचे भेजने के लिए अपन ने log V2 माइनस V1 किया, तो हर बार यही करना होता है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का रूल है। तो log V2 माइनस log V1 लिया, अगर दो चीज कोई माइनस में है तो a माइनस बी को अपन a अपन बी भी लिख सकते हैं, अगर log रहा तो उसके साथ, तो log a अपन बी लिखा, तो P v इजिकल टू के, ये आ गया अपने एक वॉल्यूम फॉर्म में। अगर अपने को प्रेशर फॉर्म में चाहिए, अपना इधर तक हो गया डेरिवेशन आइसोथर्मल का, अगर अपने को प्रेशर फॉर्म में चाहिए तो P v इजिकल टू कांस्टेंट, P1 V1 इजिकल टू P2 V2, तो P1 P2 नीचे भेजा, V2 V1 नीचे भेजा, तो W इजिकल टू NRT, तो फिर इसे पुट किया, फिर एट द एंड आ गया W इजिकल टू NRT log P2 P1 बाई P2। आई होप सो आपको समझाएगा, आप स्क्रीनशॉट मारो। कैमरा भी चल रहा है क्या? कैमरा चल रहा है। चलो अभी अपन आएंगे अडियाबैटिक प्रोसेस में। आप तब तक स्क्रीनशॉट मार लो, इसको रफ पढ़ लो एक बार। हुआ क्या? चलो रफ कर रहा हूँ पूरा चीज। एडियाबैटिक प्रोसेस ये अपने आप में थोड़ा सा टफ है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान लगा के देखना, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। मैं आपको ऐसा पढ़ाने का ट्राई करूँगा एडियाबैटिक प्रोसेस कि आपके भेजे के अंदर घुसना चाहिए। अगर जो मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस का जो वर्क डन बताया ना, प्लीज़ और प्लीज़ 3 बार लिखो, मेरे से प्रॉमिस करो, अभी स्टॉप करके लिखोगे, भेजे में घुस जाएगा भाई, प्लीज़ लिख दो, फिर बाद में सिर्फ रिविजन की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ नहीं। चलो अभी आएगा अपना अडियाबैटिक प्रोसेस। अडियाबैटिक प्रोसेस उसमें आइसोथर्मल में T था तो टेम्परेचर कांस्टेंट, चलो मान लिया। इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्या लिखेंगे? द प्रोसेस इन विच हीट इज कांस्टेंट, तो उसको बोलेंगे अपन, इसमें हीट अपना कांस्टेंट होगा। क्या बोला मैंने? हीट जो अपना Q जो है वैल्यू वो कांस्टेंट होगा, इसलिए एडियाबैटिक प्रोसेस में, समझा क्या? तो अपना Q कांस्टेंट होगा, तो फिर अपना डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, ये एज इट इज रहेगा। ओके, फिर ये जो फॉर्मूला था इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने लगाया और कुछ नहीं लगाया, जो अपने मेरिट रिलेशन में किया था, ये सब इंटरनल एनर्जी DQ वगैरह का ये सब फॉर्मूला है। और अभी अपन वर्क डन का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन प्लस डेल्टा U। ये चल नहीं रहेगा मार्कर, लिख रहा है कि नहीं आपको? Q इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा U। अपना Q ही कांस्टेंट है, मतलब Q ही अपना 0 है, तो 0 इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा U। ओके, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो फिर माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू वर्क डन, तो इसका ऐसे ही लिखना है, माइनस डेल्टा U। समझा क्या?
और इसमें अपना उसमें मतलब पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था आइसोथर्मल में, इसमें पीवी गामा इज टू कॉन्स्टेंट है। ये ध्यान में रखना, ये ध्यान में रखना जो बोल रहा हूँ मैं, ये ध्यान में रखना, क्योंकि वर्क डन में अभी ये यूज होने वाला है। पीवी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पीवी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये ध्यान में रखना। रट लो कुछ भी कर लो बट ध्यान में रहना ही चाहिए आपके। तो अभी क्या करने वाले हैं हम लोग, अभी अपन इसका स्लोप ग्राफ बना लेते हैं। इसका ग्राफ भी सेम ही है, एक ही उसके ऐसा ही है बट थोड़ा सा नीचे पीवी कर्व बना रहे हैं क्या, पीवी इसका ऐसा है थोड़ा सा बस, ऐसा ही नॉर्मल एकदम बेसिक, समझा क्या। और इसका स्लोप क्या आएगा पता है, स्लोप आएगा माइनस गामा अपन पी अपन वी। देखो इधर गामा है इसलिए गामा आया है स्लोप में। स्लोप को पूरा निकालने के लिए पूरा वो है डिराइव है, वो बताने में गया ना वन शॉट में, आपको बहुत टाइम लगेगा। अपने को एट द एंड स्लोप ही चाहिए, तो स्लोप का डायरेक्ट मैंने आंसर लिखा है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस पी अपन वी। पहले क्या था, क्या स्लोप इज इक्वल टू माइनस पी अपन वी, तो सिमिलरली वैसा ही है। एंड अभी अपन जाएंगे, आई होप सो आपको समझा होगा। इसमें क्यू कांस्टेंट होगा तो क्यू जीरो होगा अपना, फिर बाद में वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, क्योंकि क्यू का वैल्यू जीरो है तो इसलिए इधर उधर भेजा। और बहुत इजी सा ये बस याद रखना है आपको, पी इज इक्वल टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट अब यूज होने वाला है। तो मैं रफ कर दूं क्या, चलो रफ कर देता हूँ आपको लिए। अभी एकदम ध्यान देना है आपको, इसमें भी सेम वैसा ही है स्टार्टिंग का पार्ट। हम लोग अभी वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ये पेन के, चलो मैं आपके लिए एक पेन चेंज करता हूँ, क्योंकि ये वाला जो डेरिवेशन है ना थोड़ा दिमाग के अंदर घुसने के लिए ये थोड़ा टाइम जाएगा, तो इसलिए अपन अच्छा मार्क कर लेंगे थोड़ा। क्या हुआ, एक सेकेंड, ना क्या हुआ, नहीं चलो भाई मेरे को फुटबॉल खेलने बुला रहा था, टाइम हो गया फुटबॉल खेलने का, इसलिए तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अपन अभी वापस करते हैं वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। फुटबॉल का टाइम है बट मैं पढ़ा रहा हूँ, यही डिटर्मिनेशन आप में भी चाहिए। अगर आपको कोई दोस्त बुलाए फ़ोन करके आ जा खेलने, कुछ भी आ जा, गेम खेलने आ जा, छोड़ दो भाई, पहले पढ़ लो। अगर मैं भी अभी चले जाता तो आपका लेक्चर कौन लेता। अगर अभी ये मेन पार्ट है तो इसको पहले मैं ऐसा कर लेता हूँ, समझा क्या, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपने आप में ही ये हार्ड है, समझा क्या। पहले कंसिडर करना है, पहले नहीं, वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस चेंज फ्रॉम V1 टू V2, जैसा उधर लिखा था वैसे। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस चेंज फ्रॉम V1 टू V2, चेंज V1 से V2। इधर भी मतलब इंटीग्रेशन आया, चेंज इन V1 से V2 लिखा है इसलिए, तो जो आया वो लिखना है अपने को। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, P इंटू डेल्टा V, V1 से V2 P इंटू डेल्टा V, समझा गया। तो फिर अपन ने अभी अपने को क्या, उधर मैंने क्या बताया था आइसोथर्मल प्रोसेस में, अभी हम लोग P इज इक्वल टू आइडियल गैस इक्वेशन से अपन ने P का वैल्यू निकाला था। अभी इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था P रेज़ टू गामा इक्वल टू K कांस्टेंट, वो याद रखने बोला था, तो वही अभी से यूज होने वाला है। देखो कैसे यूज होने वाला है, देखो इधर ध्यान, मैं इधर बताता हूँ, ये फिर वही लिखेंगे पहले अपन, P रेज़ टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट, K लिख देता हूँ कांस्टेंट की जगह, समझा। और ये अपना नीचे जाएगा तो प्रेशर का वैल्यू आ जाएगा ना, समझे क्या। ये जो अपना V है नीचे भेजा उसको, ये जो V है ना, देखो इधर वापस बता दो कि अपन नीचे भेजा। हर एक ये वाला ध्यान दो, एकदम दिमाग के अंदर डाल दो, अपने समझना ही चाहिए आपको, समझा गया। फिर इतना आया, फिर ये जो वैल्यू है इसमें पुट कर दो, करें चलो। अब तक आई नो दैट आपको अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी आने वाला है प्रॉब्लम।
तो रेडी हो जाओ। उसके लिए क्या डालने का था, के अपॉन वी रेज टू गामा इंटू डेल्टा वी। चलो ये भी डाल दिया। फिर ये जो के है कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमेशा अपन बाहर लेके लात मार के भगाते हैं। कैसा, लात मार के। तो वही इसको अभी लात मार के भगा देंगे, ऐसा जुप भगाया, v1 से v2 भगाया। तो फिर ऊपर, अगर ये ऊपर जाएगा, आप समझो ये 1 अपॉन वी रेज टू गामा है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये ऐसा नहीं बन जाएगा ऊपर गया। ये अगर ये जो गामा है ऊपर जाएगा तो वी रेज टू माइनस गामा, ये पॉजिटिव था तो ऊपर गया तो नेगेटिव हो गया। अगर अपन लेते ना अभी 1 अपॉन 2 है तो अपन 2 रेज टू माइनस 1 ऐसा कुछ लेते ना, उस हिसाब से समझो माइनस फॉर्म में लिया, सिंपल मैथ्स लगाया बस। तो वही अपन इसको भी ऊपर ले लेंगे, के को बाहर लिया तो वी रेज टू माइनस गामा इंटू डेल्टा वी। समझा, आया नहीं होता है अभी तक, कुछ प्रॉब्लम नहीं आना मांगता है आपके दिमाग में। तो फिर W इज इक्वल टू के। एक सेकेंड, फोन आ रहा है, सॉरी आज बहुत डिस्टर्बेंस है क्योंकि मैं दोपहर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए, क्योंकि अभी फुटबॉल का टाइम है, दोस्त लोग कॉल कर रहे हैं मेरे। तो पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा, पूरा खत्म करूंगा तो ही जाऊंगा, ऐसा नहीं जाऊंगा। चलो समझा क्या, पर ये हुआ माइनस गामा ऊपर आया, इतना समझा। आपको इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला है, अगर 2 रेज टू 3 रहेगा, x रेज टू n रहेगा, सॉरी वैसे ही समझो, x रेज टू n रहा तो क्या होगा, x रेज टू n प्लस 1 होगा और नीचे n प्लस 1 होगा। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, ध्यान दो, रट ले मेरी जान, रट ले। x रेज टू n क्या होगा, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। x रेज टू n क्या होगा, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। वही दिल डालना है अपने को। डाले क्या, बोलो, चलो डालते। क्या बोला मैंने, x रेज टू, नहीं x इसमें नहीं, इसमें x की जगह v है तो v रेज टू माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 अपॉन y प्लस 1। समझा क्या क्या क्या, हाँ, अपॉन v2 से v1। मैं बहुत स्लो लेके जा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला रहता है x रेज टू n इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1। ये x की जगह v है तो v इज इक्वल टू जो है अपने पास उसको प्लस 1 कर दो, उसको प्लस 1 कर दो और v2 बाई v1 कर दो। समझा क्या। अब इधर ध्यान दो, हाँ क्या कि ये माइनस वाई प्लस 1 है, जो इसको अपन ऐसा लिख सकते क्या बताओ, 1 माइनस गामा। अगर अपन जैसे इसको इधर लेके आया, देखो माइनस वाई था, इसको इधर लेके आया तो प्लस माइनस माइनस ही होना है, तो इसको उस फॉर्म में बस लिखा है और कुछ नहीं किया, सिर्फ उस फॉर्म में लिखा है। तो लिखने का आगे चलो वही लिख रहे आप जो बताया आपको। टू 1 माइनस जो बताया वो लिखा हूँ, 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा अपॉन v2 से v1। चलो आप थोड़ा ऊपर लिखता हूँ मैं आपको, आई होप सो आपको इधर तक दिख रहा होगा। जो मैंने सिर्फ वो y माइनस वाई प्लस को 1 माइनस वाई लिखा, बहुत स्लो लेके जा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आने वाला एग्जाम में इस बार 2024 के पेपर में आने वाला है, छपने वाला है। समझा गया, आपको वैसे पता भाई पेपर जलवा है हमारा, समझा गया। तो क्या अभी इतना हो गया, अभी बस थोड़ा ही बचा है। तो W इज इक्वल टू, एक काम करो आप, अभी क्या काम करोगे, एक सेकंड बस रुकना, क्या एक सेकंड सिर्फ। ये जो 1 माइनस जो गामा है ना उसको इधर लेके आओगे, डिनोमिनेटर को हटाओगे, इधर लेके आएंगे तो k इज इक्वल टू 1 माइनस गामा अपॉन v रेज टू 1 माइनस वाई अपॉन v2 से v1। अब तक अपन ने वो इंटीग्रेशन का वो वाला डेफिनेट इंटीग्रेशन का वो वाला रूल नहीं यूज़ किया है, v2 का अब v2 और v1 नीचे आएगा, वो वाला रूल नहीं यूज़ किया है। तो उससे इतना देखो, पहले हर चीज़ पहले समझो, रुका हूँ मैं थोड़ा, ध्यान दो जरा, समझो उसको। समझा क्या आपको मैं जो बता रहा हूँ, जो मैं बताने का ट्राई कर रहा हूँ, समझा आपको। फिर
अब क्या करूँगा देखो, ये के को ना अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, ये के को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा। नहीं अभी मत करो, एक काम करो, पहले लिमिट आई थिंक सो पुट करना पड़ेगा आपको। हाँ एक काम करो, के को पहले इधर रहने दो, 1 माइनस वाई, समझा। अब लिमिट पुट करेंगे तो ये v2 पहले नीचे आएगा, तो v2 रेस टू 1 माइनस गामा, माइनस का साइन आता है हमेशा डेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर v1 भी इधर आएगा, तो v1 टू 1 माइनस गामा। बस क्या क्या समझा क्या आपको, v2 1 टू गामा माइनस v1 1 टू गामा 1 माइनस गामा। सिर्फ लिमिट अपना जो इंटीग्रेशन का रूल है वो पुट किया है, v2 के v की जगह v2 और v1 की जगह, सिर्फ बस वो पुट किया बस। फिर बाद में अभी ये जो कांस्टेंट के है ना उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो w इज इक्वल टू 1/1 माइनस वाई के इंटू v2 k2 इंटू v2, क्योंकि देखो v2 है तो k2 बन जाएगा, तो 1 माइनस गामा माइनस हर एक चीज बता। अभी इसके पास भी जाएगा ना क्योंकि ये मल्टीप्लाई पे था, तो k1 टू v1 इज टू 1 माइनस गामा। आई होप सो आपको अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आना होता है। अपन इसी वजह से लिमिट पुट किया है और लिमिट को बाद में k से मल्टीप्लाई किया है, बस और कुछ नहीं किया है। 1/1 माइनस गामा। अब अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, pv टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ओके समझा गया। मैं हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई मेरे, हाँ इधर ध्यान दो, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था। देखो p रेस टू v रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं, बोला ना हर जगह यूज होने वाला ये फॉर्मूला, वापस से यूज होने वाला ये फॉर्मूला, तो वही फॉर्मूला भी यूज करेंगे। k की जगह हम लोग pv डाल देंगे, डाला क्या देखो, k की जगह अपन pv डालेंगे बस। k2 है तो p2 v2 रेस टू गामा इंटू v2 ये पहले से ये वाला v2 था तो 1 माइनस गामा। सिमिलरली अब k1 था तो p1 v1 गामा रेस टू v1 पहले से था एक 1 माइनस गामा, सिर्फ k का वैल्यू पुट किया अपन ने बस, समझा गया। हर एक चीज एकदम धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि हर एक स्टेप आपको समझे। तो फिर अपना हो गया आधा से, अभी सिर्फ बहुत कम चीज बचा है। अब देखो v2 1 माइनस गामा v1 1 माइनस गामा कैंसिल हो जाएगा, p2 माइनस p, अरे एक सेकेंड क्या था इधर, v2 1 माइनस गामा और v1 1 माइनस गामा, ये ऐसा था। वापस बता दो मैं आपको, चलो p2 1 जो वाला और p1 1 माइनस गामा, ये जो गामा हर जगह कैंसिल हो जाएगा, ये गामा कैंसिल, 1 माइनस गामा और ये 1 माइनस गामा v2 ये v1 कैंसिल हो जाएगा, तो अपना क्या बचेगा 1/1 माइनस वाई p2 v2 माइनस p1 v1 बचेगा। सिर्फ आपका सिर्फ इतना चीज आपको बचेगा आपका, बस p2 v2 माइनस p1 v1 बचेगा। समझे क्या किया अपन ने, बस गामा था वो कैंसिल किया, बस जहाँ गामा 1 माइनस गामा था दोनों जगह था तो इसलिए कैंसिल किया अपन ने। फिर अपना ये हुआ इतना पार्ट। फिर अपन ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, फिर pv इज इक्वल टू nRT होता है, pv इज इक्वल टू nRT होता है ना, p2 v2 इज इक्वल टू nRT2 ऐसा आ जाएगा, तो वही पुट कर दो, pv इज इक्वल टू nRT होता है तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे 1 माइनस गामा nRT2 माइनस nRT1, समझा क्या, nRT2 माइनस nRT1 आया, तो फिर nr कॉमन, तो w इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा रेस टू nr कॉमन आया, तो t2 माइनस t1 आपका हो गया, आपका ये आंसर खत्म। इतना वर्ड का डेरिवेशन खत्म, हर एक स्टेप बता रहा हूँ मैं, थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मैं देखता हूँ चल रहा है कि नहीं, हाँ मस्त चल रहा है। देखो पहले क्या किया, वापस बताऊंगा, बार बार बताऊंगा, जब तक दिमाग के अंदर नहीं घुसेगा तब तक बताऊंगा। देखो क्या किया, वर्क डन इन एडिटिव प्रोसेस चेंज फ्रॉम v1 से v2, चेंज फ्रॉम v1 से v2 आया तो इंटीग्रेशन आएगा, तो v1 से v2 लिया, तो pv अपने मैंने बोला था ये याद कर लो, हर जगह यूज हो रहा है, इधर भी यूज हो रहा था ये वाला फॉर्मूला, इसलिए बोला हर जगह याद करो, ये यूज होने वाला है।
तो फिर 1 सेकेंड मार्कर का ढक्कन गिर गया, अब इसका ढक्कन गिराता हूँ देखो। फिर अपने को पी का वैल्यू चाहिए था तो वी को नीचे भेजा, तो फिर के अपॉन वी रेज टू माइनस के अपॉन वी रेज टू गामा बचा इंटू डेल्टा वी बचा। अगर के को बाहर निकाला, हाँ, और 1 अपॉन वी रेज टू गामा, अगर वी रेज टू जो गामा है उसको ऊपर भेजेंगे, डिनोमिनेटर में था उसको ऊपर भेजेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, पॉजिटिव में रहेगा तो नेगेटिव में होगा। अगर नीचे जो नेगेटिव में होता तो पॉजिटिव में होता, पर नीचे तो पॉजिटिव में है इसलिए ऊपर नेगेटिव में हो गया। समझा क्या? पॉजिटिव नेगेटिव का खेल। फिर बाद में इंटीग्रेशन का वो होता है, रूल होता है एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया आपको अपन ने। मैं इधर लिख लेता हूँ एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, फिर वो वाला फॉर्मूला यूज़ किया, फिर बाद में v2 v1 यूज़ किया। अपन ने माइनस वाई प्लस को अपन माइनस वाई प्लस 1 को 1 माइनस गामा भी लिख सकते हैं उल्टा, तो इसको उल्टा किया तो 1 माइनस गामा इक्वल टू v2 बाई v1। तो फिर 1 माइनस गामा को बाहर निकाला, v2 माइनस v2 और v1 इंटीग्रेटेड पुट किया अपन ने। देखो v2 और v1 पुट किया, इंटीग्रेशन का जो भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का रूल पुट किया, तो फिर v2 और v1, फिर बाद में k से मल्टीप्लाई किया दोनों, इधर k था तो k से मल्टीप्लाई किया, तो बाद में k2 v2, k का वैल्यू क्या होगा p और v2, जो k का जो वैल्यू था ना p इक्वल टू k था, p रेज टू गामा इक्वल टू k कांस्टेंट था, तो उसका वैल्यू पुट किया अपन ने। तो फिर वैल्यू पुट किया, बाद में जो जो कैंसिल हो रहा था 1 माइनस गामा और गामा वगैरह कैंसिल हो रहा था, कैंसिल किया तो क्या बचा p2 v2 माइनस p1 v1 बचा। तो pv इक्वल टू nrt होता है, तो pv इक्वल टू nrt2 लिखा, nrt1 लिखा, nr कॉमन निकाला और t2 माइनस t1, इसको आप डेल्टा tv लिख सकते हो और डेल्टा tv t2 माइनस t1। आई होप सो आपको एडियाबैटिक प्रोसेस का समझा होगा। अभी अपन जाएंगे इसका नेक्स्ट वाले पार्ट में। नेक्स्ट में सिर्फ 2 और बचे प्रोसेस, एक बचा आइसोबारिक और आइसोकोरिक। चलो ये रफ कर रहा हूँ, अब मैं फटाफट लेके चलूंगा, सिर्फ अभी 2 ही 3 बचे हैं टॉपिक, अभी सारा डेरिवेशन अभी अपना खत्म हो गया है। स्क्रीनशॉट मारा आपने, अभी सुनो पहले क्या करो, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, प्रॉमिस करो मेरे साथ कि ये 3 बार ये लिखोगे, अभी स्टॉप करके लिखो भाई, ये दिमाग में घुस जाएगा मेरा भाई, समझ देख लो चलता है कि नहीं। देखो मस्त लिखा भी अच्छा सा है, मैं उतना मैं खड़बड़ा भी नहीं किया है, मैं जानबूझ के आराम से लिखा है मैंने ताकि आपको समझे। अभी एडियाबैटिक का भी हो गया, अब मैं आ रहा हूँ आइसोकोरिक और आइसोबारिक पे। ये अभी इसमें याद कर लो, आइसोकोरिक और आइसोबारिक में वर्क डन निकालने का रहता ही नहीं है, इसमें वर्क डन ही नहीं रहता, वर्क डन निकालने की जरूरत नहीं होती, तो अपने को अच्छा है, अपने को अभी डिराइव नहीं करना है। आइसोकोरिक और आइसोबारिक क्या बचा, आइसोकोरिक, और मैं आपको डिफरेंस में बढ़ाता हूँ, चलो फटाफट खत्म हो जाएगा। और आइसोबारिक, आइसोकोरिक में ध्यान रखना वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होता है अपना, आइसोकोरिक में ध्यान रखना अपना वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होता है। आइसोबारिक मतलब बार आ रहा है, बार वर्ड, ये तो किसका तो यूनिट है, किसका यूनिट है बार, याद करो, ये प्रेशर, तो प्रेशर का कांस्टेंट आएगा इधर, समझा क्या। आइसोबारिक अच्छे से लिख लो क्या, चलो एक और नहीं बताता हूँ आपको आइसोबारिक क्या होता है। आइसोबारिक में अब आइसोबारिक में बार वर्ड आ रहा है, तो बार मतलब बार किसका यूनिट है, फिजिक्स का बोल रहा हूँ, प्रेशर का, तो प्रेशर अपना कांस्टेंट आएगा और इधर वॉल्यूम कांस्टेंट आएगा अपना, समझा गया। तो अगर अपना ये दोनों चीज कांस्टेंट आएगा तो आइसोकोरिक में क्या होने वाला है, देखो Q इज इक्वल टू NCV डेल्टा T होगा और डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, ये दोनों फार्मूला होगा। अरे भाई मैंने दीवार ही गंदा कर दिया मेरा, चलो कोई बात नहीं, साफ कर देंगे उसके बाद में। फिर बाद में अपने को क्या करना, अभी अपना वो फॉर्मूला होता है Q फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक, Q इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा U। हाँ, बट वर्क डन के लिए अपने को वर्क डन का भी फॉर्मूला होता है P इंटू डेल्टा वी, तो P इंटू डेल्टा वी तो 0 है, V 0 है, तो क्या आएगा, Q इज इक्वल टू डेल्टा U आएगा अपना, बस। और वर्क डन इसका निकालना पॉसिबल नहीं होता, वर्क डन का निकालना इसमें पॉसिबल नहीं होता। और उसका स्लोप ग्राफ क्या आएगा अपना,
PV, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो अपना ऐसा जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो स्लोप क्या आएगा अपना, स्लोप नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये ऊपर एकदम सीधा 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 जाएगा तो अनडिफाइंड, ऊपर तो इन्फिनिटी जग जाएगा तो नॉट डिफाइंड। ये आइसोकोरिक का बताया। पहला पॉइंट ये डालो, दूसरा पॉइंट ये डालो, तीसरा पॉइंट ये डालो, चौथा पॉइंट ये डालो। चार पॉइंट बता दिया, इसमें भी 4 पॉइंट बता देता हूँ। चलो, क्यों इसमें प्रेशर कॉन्स्टेंट क्यू इज इक्वल टू NCP डेल्टा टी, समझा गया? तो वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी, प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो W इज इक्वल टू डेल्टा वी। नहीं, प्रेशर कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा तो W इज इक्वल टू वर्क डन 0 आएगा, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U, इसमें भी वही आएगा। और फिर ग्राफ कैसा आएगा इसमें अपना, PV कर्व कैसा आएगा, इसमें ऐसा आएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो स्लोप क्या आएगा इसका, 0, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, वॉल्यूम का कुछ है ही नहीं इसमें, इसलिए स्ट्रेट लाइन में जाएगा। बस समझा क्या? बस आइसोबारिक प्रोसेस भी हो गया, स्क्रीनशॉट मार लो, मैं रफ करता हूँ। अब आएगा अपना सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। चलो रफ कर रहा हूँ। यार मैंने दिवाली गंदा कर दिया, अब मेरा पप्पा मेरे को मारेगा शायद। चलो मार खा लेंगे थोड़ा बहुत। चलो अभी अपना होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सारा प्रोसेस वगैरह, सब इंपॉर्टेंट प्रोसेस वगैरह खत्म हो गया। हमें लास्ट में आपको डीपी भी देने का है मेरे पास। तो अभी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, second law of thermodynamic. These processes are spontaneous and non-spontaneous process. These processes are spontaneous and non-spontaneous. स्पॉन्टेनियस क्या होता है मेरे भाई? स्पॉन्टेनियस जो चीज अपने आप हो जाता है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, जो चीज अपने आप हो जाता है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। अगर मैं इधर खड़ा हूँ, समझो ये मैं खड़ा हूँ, ये इधर दूध है, अगर मैं समझो इसमें दूध तो है, थोड़ा गिरा है, अगर ये दूध को मैंने ऐसा गिराया अपने आप गिर जाएगा। देखो गिरा के दिखाओ क्या, ये देखो ये गिर जाएगा, ये देखो गिरा। चलो मम्मी चिल्लाएगी, मेरे को गंदा नहीं करना है। ओके चलो, ये दूध को मैंने गिराया तो अपने आप स्पॉन्टेनियस अपने आप हो रहा है। एक ग्लास है, इसके ऊपर मैंने पानी वगैरह रखा तो अपने आप गिरेगा कुछ चीजें, तो फिर हो गया, समझा गया? फिर अपना स्पॉन्टेनियस का हो गया स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जो चीज अपने आप से नहीं होता, वो अपने को अपने कुछ वर्क हुई तरह कुछ करना पड़ेगा। इसका एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है वो याद रखना पड़ेगा। ऑल हीट कैन कन्वर्टेड कैन नहीं, स्टेटमेंट ऑल हीट कैनॉट ऑल वर्क कैन बी कन्वर्टेड है। देखो स्टेटमेंट है इसका, याद रखना, ऑल वर्क कैन कन्वर्ट इनटू हीट। पहला स्टेटमेंट फिर बाद में, और बट ऑल वर्क ऑल हीट कैनॉट कन्वर्ट इनटू वर्क, ऑल हीट कैनॉट कन्वर्ट into work, all heat can convert into but all work cannot be, all work can be converted into it but all heat cannot be converted into work, all work can be converted into it but all heat cannot be converted into work. There is not a फिर दूसरा पॉइंट क्या आएगा, there is no heat engine with 100% efficiency, there is no heat engine with 100% efficiency। मतलब कोई भी हीट इंजन 100% एफिशिएंट नहीं है। मतलब कोई, अभी समझो अपन ने हीट किया, देखो अगर मैंने हीट किया इसको, हाँ हीट किया होगा, मतलब कोई मेरा काम कर रहा हूँ, हाँ मतलब कुछ एनर्जी दे रहा हूँ, कुछ हीट दे रहा हूँ, समझो मैंने कुछ काम करा उसको ढकेल रहा हूँ, तो ऑल वर्क कैन कन्वर्ट इनटू हीट। बट अगर ये हीट जो है ना वापस से मेरे को कुछ कर नहीं सकता, बट ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू वर्क। मतलब उसी हिसाब से याद रखना है अपने को। और कोई भी हीट इंजन है ना, जो जैसा भी अगर फैक्ट्रीज वगैरह में बनता है ना, ऐसा कोई हीट इंजन नहीं है जो 100% एफिशिएंसी है, जो कि पूरा वर्क है ना वो हीट में कन्वर्ट हो जाए। कुछ हीट है ना वेस्ट भी हो जाते हैं सिंक वगैरह में। आपको मैं अभी एक डायग्राम बताता हूँ हीट इंजन का, तो आपको अच्छे से समझेगा। मैं रफ करो, आप स्क्रीनशॉट मार लो।
अभी मैं स्क्रीनशॉट, अभी आप फटाफट लिखना है क्या हीट इंजन। डायग्राम बना रहा हूँ मैं, आ गया। पहले इधर सोर्स लिख दो, सोर्स, इंजन, सिंक। सिंक मतलब डस्टबिन कुछ हो गया, कुछ काम, कोई हीट आएगा, वर्क Q1 वर्क, वर्क क्या होगा अपना Q1 प्लस Q2। देखो अपन ने सोर्स है, मैं एक सोर्स हूँ समझो, मैं एक सोर्स हूँ समझो, क्या बोला मैंने, समझो मैं एक सोर्स हूँ, मैंने हीट दिया, पहले इंजन को हीट दिया, फिर बाद में हीट इंजन यूज किया, Q1 हीट इंजन यूज किया, ओके। और फिर कुछ हीट जो भी थोड़ा बहुत बच जाएगा वो वेस्ट हो जाएगा, वो वेस्ट हीट इसको बोलेंगे Q2। तो जो पूरा मिला के पूरा ओवरऑल वर्क डन क्या हो रहा है अपना Q1 प्लस Q2। बस इतना याद रखना है डायग्राम में। ये आता है डायग्राम, 2 मार्क का इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क का हीट इंजन। अभी अपन तीसरा आते हैं कार्नोट इंजन, लास्ट टॉपिक, बस लास्ट फिर खत्म। चल रहा है कैमरा, जरा देख लूं। अभी अपना कार्नोट इंजन लास्ट टॉपिक, फिर अपना खत्म पूरा चैप्टर। कार्नोट इंजन, it is an hypothetic engine, it is an hypothetic heat engine with 100% efficiency। क्या लिखा मैंने, it is an hypothetically heat engine with 100% efficiency। मतलब ये वाला हीट इंजन जो कार्नोट इंजन है ना, हीट इंजन ये एग्जिस्ट नहीं करता है, बट कुछ साइंटिस्टों ने अपना कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने के लिए ये यूज़ किया, ये वाला हीट इंजन ये लोग ने इसे लाया है। इसमें क्या होता है पता है क्या, इसमें ये हाइपोथेटिकल मतलब पूरा जो भी अभी में जितना भी वर्क होगा ना, जितना भी ऑल वर्क कैन कन्वर्ट इनटू हीट, मतलब पूरा वर्क है ना हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अपन ने अभी बताया था कुछ डस्ट सिंक में चला जाता है, उसमें ऐसा नहीं होने वाला है, इसमें पूरा वर्क डन होगा, पूरा वर्क डन अपना हीट में कन्वर्ट होने वाला है। बट ऐसा पॉसिबल तो नहीं है अपने रियलिटी लाइफ में, बट है तो पढ़ना पड़ेगा। ये थोड़ा बहुत इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखाया है। प्रेशर वॉल्यूम, इसका भी एक कर्व है, प्रेशर वॉल्यूम। इसमें क्या होने वाला है देखो, ऐसा 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 ऐसा, ये चल नहीं रहा है, आई थिंक मार्कर चेंज करते हो एक सेकंड, रुको रफ करता हूँ, ये अच्छे से दिख नहीं रहा है मिनट कि पहले रफ कर देता हूँ। ये क्या किया, पहले मार्कर लिया अपन ने, मार्कर बोल रहा हूँ, पहले ग्राफ लिया, फिर प्रेशर इधर लिखा, वॉल्यूम, इसमें पीवी कर्व निकालना है, फिर इसका ऐसा 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 ऐसा। इसमें क्या होने वाला है, इधर से इधर तक आइसोथर्मल एक्सपांशन, फिर इधर एडियाबैटिक एक्सपांशन, इधर आइसोथर्मल एक्सपांशन, इधर एडियाबैटिक एक्सपांशन, फिर इधर उसके ऑपोजिट आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। और फिर इसके अपोजिट एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। बताता हूँ क्या है ये। ग्राफ लिया इसका, इसमें क्या होता है पता है, इसमें चारों जितने आइसोथर्मल एडियाबैटिक दोनों जो है ना साथ में ही अपना यूज हो जाए, मतलब साथ में ही अपना टेम्परेचर और हीट कांस्टेंट हो जाते हैं। मैंने क्या बताया था, आइसोथर्मल में हीट कांस्टेंट और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट होगा, और आइसोबारिक में बार है तो प्रेशर कांस्टेंट होगा, और आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो ऐसा बताया था। इसमें देखो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक एक साथ में ही होने वाला है इसमें, मतलब दोनों जो भी आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का जो भी एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन होगा साथ में होने वाला है। इट मीन्स ये इसका ग्राफ ऐसा आएगा, तो फिर आपको इसमें डाल देना है पीवी कर्व में,
इसका बुक में थोड़ा बहुत एफिशिएंसी वगैरह निकाला है, उसका इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, तो मैं इतना बताता हूँ आपको, बस अपना आखिरी टॉपिक भी खत्म हो गया। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, वो आपको करना है। पहले आपको जो भी करना है वो सब लर्न करना है, एकदम अच्छे से करना है, सब अच्छे से करना है। अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, फिर वो लर्न करना है, आपको हो जाएगा। और फिर बाद में सॉल्व करना है खुद से, फिर आपको पूरा चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। मैं रफ कर रहा हूँ, अब स्क्रीनशॉट मार लो इसका। ये इंपॉर्टेंट है क्या ये 12? चलो चैप्टर तो हो ही है, सिर्फ अपने को सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देने के हैं, जो PYQ से आए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं, ये आपको सॉल्व करना है। काम करो, देख चल रहा है क्या? हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड DPP। पहला, डिफाइन थर्मल इक्विलिब्रियम, जीरोथ लॉ, थर्मल इक्विलिब्रियम, जीरोथ लॉ। और क्या पढ़ोगे आप? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट भी समझो, डिफाइन और स्टेटमेंट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, इसका स्टेटमेंट भी करना है आपको दोनों का। सेकेंड, ऑल प्रोसेसेस विथ वर्क डन, क्योंकि इसमें से हर बार एक ना एक आता है, अपने मैं बता नहीं सकता, इसलिए मैं ऑल प्रोसेसेस लिख देता हूँ, प्रोसेसेस विथ वर्क डन। फिर तीसरा, कार्नोट इंजन का ग्राफ एंड डिफाइन। चौथा कौन सा नाम? हीट इंजन का डायग्राम। पांचवा आप क्या करोगे? आप लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का डेफिनेशन, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, ये आया था, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी और डेफिनेशन। अगर आपको इसका न्यूमेरिकल्स चाहिए तो बहुत जल्द आ ही जाएगा, अगर सब थ्योरी हो जाएगा तो अपना, समझा गया? ये पूरा कर लो आप, आपका पूरा जितना भी 5-6 मार्क का चैप्टर है, 5 या 6 मार्क का आपको पूरा मिल जाएगा, समझा गया? अगर कुछ भी नहीं कर रहे तो एटलीस्ट इतना तो करके जाओ भाई, समझा गया? तो मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। आई होप सो आपको बहुत मजा आया रहेगा हमारे ये सिस्टम मैच में। हम लोग सिस्टम आग लगा रहे हैं, पूरा सिस्टम अपना जितना भी एनर्जी हम लोग पूरा लगा रहे हैं पढ़ाने में। तो आपको क्या करना है, आपको पूरे वीडियो फिजिक्स जिंदाबाद चैनल को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों, प्रिय मित्रों, फ्रेंड्स को, गर्लफ्रेंड्स को, जिसको भी भेजना है भेज देना है, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और सबको बताना है इतना अच्छा कंटेंट। और हर एक चीज़ मैं डिटेल में ले रहा हूँ, एडियाबैटिक प्रोसेसेस, सब चीज़ डिटेल में लिया मैंने, हर एक चीज़ पूरा मक्खन से लिया है, आपको हर चीज़ आपकी भेजने में ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्त भाई बंधु को भी भेजने का है। और फिर आपको अगले चैप्टर हम लोग मिलते हैं, कुछ देखते हैं। मैं अभी अगला चैप्टर आई थिंक सो पढ़ाऊँगा, आई थिंक सो, चलो देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको, जैसा मेरा अभी कैलेंडर मेरे को देखना पड़ेगा डायरी में क्या मिला है मेरे को, तो अब उस हिसाब से मैं पढ़ाऊँगा। इसलिए आपको पहले ध्यान देना, जैसे भी चीज़ में आपको बता रहे वैसा फॉलो करना है, जैसा भी आपको भेज रहे, जैसा भी आपको बता रहे, जिसमें उनका भी लेक्चर अच्छे आ रहे तो उनका भी लेक्चर फॉलो करो। रोटेशनल डायनेमिक उनका 2.5 घंटे का क्या पढ़ाया है, जाओ उनको सपोर्ट करो, और उनका वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को पूरा सब्सक्राइब करो, और आग लगा दो पूरे अपने स्कूल कॉलेज वगैरह जिसमें भेजना है भेज दो, और बट हो जाना चाहिए। ओके, चलो मिलते हैं। ये जो मैंने जो लिखा है पहले प्रॉमिस करो, आप बिना देखे पूरा पहले पढ़ोगे, फिर बाद में यही सॉल्व करोगे। ट्राई करो, जो भी प्रोसेसेस वगैरह इंपॉर्टेंट है 2-2 बार 3-3 बार लिखो, आपके भेजे में नहीं घुसा तो बोलो,
मेरे भेजे में घुस चुका है आपकी उम्र में, तो आपको क्यों नहीं घुसेगा? आपका भेजा मेरा भेजा सेम है क्या? सेम नहीं है ना, तो फिर आपको समझना चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तो टिल देन गुड बाय, बाय बाय, चलो मिलते हैं, बाय बाय।